हाँ जी बच्चों, आज का अपना टॉपिक है मीनिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है सर? अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो सर फ्रॉड मीन्स कोई गलत काम किया गया है। हाँ जी बच्चों, तो फ्रॉड एक ऐसी चीज है जो गलती है बट जानबूझकर करी गई गलती है। जानबूझ के आपने कुछ गलत काम किया है ताकि आपको कुछ फायदा हो सके, यही होता है बच्चों। हाँ जी सर। तो बच्चों एक बार हम डेफिनेशन पे जाएं उससे पहले हम एक दो चीजें समझते हैं। बच्चों एक टर्म थी मिसस्टेटमेंट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि मिसस्टेटमेंट क्या होता है। मिसस्टेटमेंट मीन्स गलती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम मिसस्टेटमेंट की बात करें तो मीन्स मिसस्टेटमेंट का मतलब हो गया कि आपने फाइनेंशियल्स में कुछ गलती कर रखी है जिस वजह से आपके नंबर्स जो अमाउंट्स हैं बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में वो नंबर्स ठीक नहीं है। जो आपने एसेट्स के अगेंस्ट जैसे फिक्स एसेट्स का जो नंबर बताया है, इन्वेंट्री का जो नंबर बताया वो ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों हमें ये तो समझ आता है कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है। अब मिसस्टेटमेंट बच्चों अब क्यों हो सकती है? सर मिसस्टेटमेंट जानबूझ के भी हो सकती है, बिना जाने पूछे भी हो सकती है, अनजाने में भी हो सकती है। तो बच्चों अगर अनजाने में हुई है, अनइंटेंशनल है, तो उसको बोलते हैं एरर। उसको क्या बोलते हैं? एरर। बट अगर मिसस्टेटमेंट जानबूझकर करी गई है, इंटेंशनल है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्रॉड। तो हमने क्या कहा, फाइनेंशियल में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकती है सर? या तो फ्रॉड की वजह से होगी या एरर की वजह से होगी। एरर मीन्स समथिंग जो अनइंटेंशनल है, फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल है। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए ताकि ये समझ आए कि दोनों में फर्क क्या है। हमने कहा बच्चों अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने फेक बिल्स डाल दिए, फिक्टिशियस बिल, फर्जी बिल्स डाले ताकि खर्चे को बढ़ा सके। कैश के खर्चों के फर्जी बिल डाल दिए ताकि कैश का खर्चा बढ़ सके और कैश का बैलेंस कम हो सके। कैसे? हमने कहा कंपनी के पास 10 लाख रुपए कैश है, अकाउंटेंट को पैसे की जरूरत थी। मिस्टर ए नाम के अकाउंटेंट है, इनको अपने पैसे की जरूरत थी। इन्होंने कहा एक काम करता हूँ, कंपनी के जो 10 लाख रुपए है इसमें से थोड़ा निकाल लेता हूँ। उसको 1 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने कंपनी के 1 लाख रुपए निकाल दिए। तो कंपनी के पास कितने पैसे बच गए? 9 लाख। अब ये 1 लाख का क्या करे, कैसे निकालेगा? तो उसे कहा चलो कुछ खर्चों के बिल्स डाल देता हूँ, फेक बिल्स डाल देता हूँ कि ये खर्चे हुए हैं। तो बच्चों ये जानबूझकर करी गई गलती है। आपने क्या किया, मिसस्टेटमेंट है 1 लाख रुपए की, जो 10 लाख का बैलेंस होना चाहिए था वो 9 लाख का दिख रहा है, मीन्स 1 लाख की मिसस्टेटमेंट है और ये जानबूझ के करी गई है। हाँ जी सर। तो बच्चों इसको कहेंगे आप फ्रॉड। बट अगर एक पर्सन रॉन्ग एंट्री डाल दे अनइंटेंशनली, जैसे इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया 10 लाख में एक 1 लाख की रॉन्ग एंट्री डाल दी, अनइंटेंशनली डाली। तो ये जो रॉन्ग एंट्री डलेगी सिस्टम के अंदर, बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, ये एरर होगी अगर ये अनइंटेंशनल है। तो सर दोनों ही 1 लाख की है, कैसे पता लगेगा इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है? बेटा छोटी सी चीज है, इन्होंने एंट्री डाली, इनको पता लगा इनसे गलत एंट्री डल गई, ये एंट्री को रिवर्स करेंगे, ठीक कर देंगे, तो दोबारा से बैलेंस 10 लाख का हो जाएगा। बट यहाँ पर वो पर्सन उसे ठीक नहीं करेगा क्योंकि उसने फेक बिल्स पे एंट्री डाली है, इन्होंने फेक बिल्स के ऊपर एंट्री नहीं डाली है। तो फ्रॉड में बच्चों क्या हुआ, जानबूझकर करी गई फ्रॉड में बच्चों क्या हुआ, जानबूझ के करी गई मिसस्टेटमेंट। एरर में क्या होता है बच्चों, अनजाने में करी गई मिसस्टेटमेंट। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों आपने ये समझा कि सर मिसस्टेटमेंट है एक फ्रॉड से हो सकती है, एक एरर से हो सकती है। एरर अनइंटेंशनल होती है, फ्रॉड जानबूझकर करी गई है, फ्रॉड फॉल्सनेस से, डिसेप्शन से करी गई है, चोरी करके कही गई है, समझदारी करके फॉल्सनेस दिखाई गई है। डिसेप्शन मतलब झूठा दिखावा, फॉल्सहुड जैसे कहते हैं हम। तो फ्रॉड बच्चों होता है डिसेप्शन से। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। दूसरा, फ्रॉड में इंटेंशन बुरी होती है, गलत होती है। फ्रॉड क्यों किया जाता है बच्चों? टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। अनजस्ट मतलब जो जस्टिफाइबल, फेयर नहीं है, इलीगल मतलब गलत, जो लीगल नहीं है। जैसे इस केस में बच्चों 1 लाख रुपीस का उस पर्सन को एक अनजस्ट एडवांटेज हो गया, मीन्स उसके पास 1 लाख रुपीस आने नहीं चाहिए थे बट उसे मिल गए। तो ये होता है बच्चों अनजस्ट एडवांटेज।
इलीगल एडवांटेज आपने कहा, मैनेजमेंट ने कहा कि हम फर्जी बिल्स डालते हैं खर्चों के, ताकि क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा और हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। बच्चों इलीगल एडवांटेज है, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं कर रहा उस चीज को, आप इनकम टैक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा बच्चों, फ्रॉड होता है। फ्रॉड में एक क्या चीज होती है, डिसेप्शन, चोरी होती है, इंटेंशनल होती है। क्यों होती है, ताकि आप अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज ले सके। और कौन करता है, हमने कहा बाय एनीवन, कोई भी कर सकता है। मैनेजमेंट भी कर सकती है, TCWG मींस दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। तो बच्चों फ्रॉड का मतलब हुआ, फ्रॉड इज अ इंटेंशनली करी गई गलती थ्रू डिसेप्शन, ताकि आपको एक अनजस्ट एडवांटेज मिले। और कौन करता है, मैनेजमेंट करती है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस करते हैं और एम्प्लॉय करते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी भी कर सकती है, मींस कोई भी कर सकता है। इतनी बात समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। एक चीज बच्चों, हमने यहाँ पे ना शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है, जैसे MGT फॉर मैनेजमेंट, TCWG मींस दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। आप प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे, आप एग्जाम्स में डिटेल में ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, ये चीज हमें समझ आ गई। फ्रॉड में इंटेंशन होती है। दूसरा, इसके अंदर एक अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज होता है। तीसरा, कोई भी कर सकता है, मैनेजमेंट हो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हो, एम्प्लॉयज हो, थर्ड पार्टी हो। प्लस यहाँ पे डिसेप्शन होता है, चोरी होती है, झूठ होता है। अब सर कोई एग्जांपल दीजिए जहां पे मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉयज या थर्ड पार्टी कोई चोरी कर रही हो या कोई फ्रॉड कर रहा हो। बच्चों ये जो एग्जांपल आपने देखा था अभी फ्रॉड का, जिसमें एक पर्सन एम्प्लॉय जो अकाउंटेंट है A, इन्होंने किया, तो बच्चों ये होता है जी एम्प्लॉयज के द्वारा। ठीक है, अब हम कहते हैं लेट से कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 100 करोड़। मैनेजमेंट ने कहा अगर हमने 100 करोड़ पे टैक्स दिया, लेट से टैक्स रेट है 30%, तो टैक्स कितना आ जाएगा, 30 करोड़। हमें गवर्नमेंट को इतना टैक्स नहीं देना, तो मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने कहा कि एक काम करो, 60 करोड़ के फेक बिल्स डाल दो, परचेजेस के या खर्चों के। परचेज के डाल सकते हो या आप एक्सपेंस के डाल सकते हो। दिस रिप्रेजेंट एक्सपेंस। स्पेस कम था तो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप मत लिखना प्लीज। तो जैसे 60 करोड़ के आप फेक बिल्स डालोगे तो प्रॉफिट कम होकर कितना हो जाएगा बच्चों, सर 40 करोड़। अब कितना टैक्स जाएगा सर, 30% के हिसाब से 12 करोड़। तो ये फ्रॉड होगा जो मैनेजमेंट ने किया, ये एम्प्लॉयज ने किया। अब थर्ड पार्टी, बच्चों थर्ड पार्टी में क्या हो सकता है, आपने कहा आपकी कंपनी है ABC, क्लाइंट है ABC ने मिस्टर M से कुछ परचेज किया। M से परचेज किया बच्चों 10 लाख रुपीस का। M ने क्या किया, M ने गलत सामान भेज दिया और 1 लाख वाला सामान उन्होंने 10 लाख में भेज दिया। तो कंपनी को गलत सामान मिला कि M ने जानबूझ के गलत सामान भेजा, तो ये फ्रॉड बच्चों M ने किया। अगर M जो हमारा वेंडर है, अगर वो गलत सामान भेज रहा है, गलत प्राइस पे भेज रहा है, तो वो वेंडर्स के थ्रू फ्रॉड हो गया। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों ये समझ आ गया कि मिसस्टेटमेंट होती है सर, मिसस्टेटमेंट में एरर होती है जो अनइंटेंशनल है, मिसस्टेटमेंट में फ्रॉड होती है जो डिसेप्शन, जिसके अंदर इंटेंशन होती है गलत, कोई भी कर सकता है ताकि अनजस्ट बेनिफिट ले सके। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों एक बार पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240। आप प्लीज इस नंबर को याद कर लीजिए। क्या है बच्चों, सर SA 240। 240 में क्या आता है बच्चों, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बच्चों स्टैंडर्ड का नाम है, आप प्लीज इसे याद करेंगे। इस स्टैंडर्ड के अंदर फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। फ्रॉड को क्या बताया गया है, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट, जानबूझ के करा गया काम, बाय वन और मोर इंडिविजुअल, चाहे एक बंदे ने किया हो चाहे 4 ने किया हो। इसमें कौन कौन हो सकता है, हमने कहा था सर कोई भी हो सकता है। अमंग मैनेजमेंट हो सकती है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकता है, थर्ड पार्टीज हो सकती है, जिसके अंदर वो क्या करे, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन, झूठ का सहारा ले, झूठ के थ्रू कुछ करे, क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल, जो लॉ में अलाउड नहीं है और जो मॉरल वैल्यूज पे ट्रू एंड फेयर नहीं है, ऐसा कुछ बेनिफिट लेने के लिए। मतलब जो उन्हें बेनिफिट नहीं आना चाहिए था फिर भी उन्होंने वो बेनिफिट लिया, गलत काम करके, चोरी चकारी करके।
चोरी करके या फिर कुछ गलत पोर्ट्रे करके दिखाकर। ठीक है बच्चों, ऑल्दो फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कंसेप्ट, बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टैंडर्ड, हमारे स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ बच्चों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड फ्रॉड है वो कवर होते हैं और कोई कवर नहीं होता। द ऑडिटर इज कंसर्न विथ फ्रॉड दैट कॉज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड फ्रॉड है बच्चों, सिर्फ हम वही कवर करते हैं एज इन ऑडिट के अंदर, और कोई कवर नहीं करते। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। हमने कहा ठीक है बच्चों, हमने कहा बच्चों आपका कंपनी है, आपका क्लाइंट है एबीसी, इसमें एक एचआर है मिस्टर एक्स। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो एम्प्लॉयज हायर करते हैं। इन्हें बच्चों एक एम्प्लॉय की जरूरत थी जिनकी सैलरी है लेट से 3 लाख पर मंथ। अब एबीसी को एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो एबीसी ने अपने एचआर को बोला कि चलो एक एम्प्लॉयमेंट करो, आप जाके हायरिंग करो। आप एक काम करो, आईसीआई में जाओ, सीए इंस्टीट्यूट में जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं उनमें से एक स्टूडेंट को आप रिक्रूट करो, उनका इंटरव्यू वगैरह लो। हो सकता है? हाँ जी सर। मिस्टर एक्स ने क्या कहा? मिस्टर एक्स ने कहा ओके, बट मिस्टर एक्स सीए इंस्टीट्यूट पे नहीं गए। मिस्टर एक्स ने अपने किसी रिलेटिव को बोला आप मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं जॉब पे लगवा देता हूँ आपको। हो सकता है? हाँ जी सर। मिस्टर एक्स ने वाई को रिक्रूट करा दिया जो एक्स का कजन था, और उसके बदले मिस्टर एक्स ने उससे कितने रुपए ले लिए? 5 लाख रुपए ले लिए। ये बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसस्टेट नहीं कर रहा, इसकी वजह से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री नहीं डलेगी। इसने जो 5 लाख रुपए लिए हैं इसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं आएगी, और कंपनी को तो 3 लाख पर मंथ देने ही थे। कंपनी इनको दे किसी और को दे, कंपनी को इतना मैटर नहीं करता। बट क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? सर ये फ्रॉड है। एक्स ने कंपनी के ऊपर फ्रॉड किया है। क्या एक्स ने जो चीज सही हो सकती थी किसी सही पर्सन को लगाने की जगह इन्होंने मिस्टर वाई को लगा दिया, जो हो सकता है गलत हो। तो दिस इज अ फ्रॉड बाय एन एचआर ऑन द कंपनी, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो एज एन ऑडिटर आप इस पे काम नहीं करते हो। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों हमने ये सीखा कि सर फ्रॉड में इंटेंशन है, डिसेप्शन है, कोई भी पर्सन करे ताकि अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज आए। हमें कौन से फ्रॉड देखने हैं एज एन ऑडिटर? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। अब सर फ्रॉड कितने टाइप के हो सकते हैं? बच्चों फ्रॉड 2 टाइप के होते हैं। एक जिसमें आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स जो आप बना रहे हैं वो फ्रॉड अकाउंट्स बना रहे हैं। वो कैसे हैं बच्चों वो आगे समझेंगे। दूसरा मिस स्टेटमेंट फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मींस एसेट की चोरी करने से, एसेट का मिस एप्रोप्रिएशन मतलब गलत तरीके से यूज करने से जो गड़बड़ हो रही है। जैसे आपने कैश की चोरी कर ली, दिस इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तो बच्चों हमने क्या समझा? सर मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड की जो मिस स्टेटमेंट है 2 तरीके के हैं। एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। इन दोनों टॉपिक्स पे बच्चों हम डिटेल में समझेंगे बाद में। अभी के लिए हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं? सर हमने कहा मिस स्टेटमेंट 2 तरीके की है, फ्रॉड और एरर। फ्रॉड के अंदर डिसेप्शन है, दूसरा इंटेंशनल होती है, तीसरा कोई भी कर सकता है ताकि अनजस्ट बेनिफिट ले सके। और किस किस तरीके से फ्रॉड होता है बच्चों? सिर्फ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब एसेट की चोरी या गलत इस्तेमाल। 2 एग्जांपल है, जैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, आपने सामान को चुरा कर ले गए जैसे, या डिफ्लेकेशन ऑफ कैश, कैश को चुराना, डिफ्लेकेशन रिलेट्स टू थेफ्ट या एम्बेजलमेंट। ठीक है बच्चों? लास्ट चीज फ्रॉड इज इंटेंशनल। हाँ जी सर, फ्रॉड इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल सिर्फ एरर होती है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि फ्रॉड के 2 टाइप होते हैं। वन इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहाँ पे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जो अकाउंट्स बना रहे हो वो गलत बना रहे हो। सेकेंड इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मीन्स जहाँ आप एसेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन मतलब गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं। जैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, आप अपनी इन्वेंट्री का मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं, या फिर आप डिफ्लेकेशन ऑफ कैश, कैश की चोरी करते हैं, उसको गलत तरीके से
यूज करते हैं। तो बच्चों अभी हम समझेंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है। बच्चों जो ये नाम बता रहा है, अगर आप ध्यान से इस वर्ड को पढ़ेंगे, क्या है वर्ड सर? फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट मीन्स गलत। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आप अकाउंट्स बना रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट कर रहे हो, वो गलत है, वो जानबूझ के उसके अंदर गलतियां कमियां करी गई हैं। क्या कहा हमने बच्चों? सर जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जो बैलेंस शीट बन रही है, जो P&L बन रहा है, उसके अंदर हमने चोरी करी है, गलती करी है, कुछ गलत तरीके से उसे प्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, वो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, किस तरीके की होती है, थोड़ी डिटेल में समझाइए। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 3 तरीके से हो सकती है। कितने तरीके से बच्चों? 3, 1, 2 एंड 3। सर ये 3 तरीके क्या है बच्चों? पहला तरीका है मैनिपुलेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़ करना, जो चीज सही है उसे नहीं दिखाना। जैसे 100 इज अ राइट नंबर, आप 100 नहीं दिखा के 90 दिखा रहे हैं, तो मैनिपुलेशन का मतलब हो गया आप छेड़छाड़ कर रहे हो अपने अकाउंट्स के साथ। फॉल्सिफिकेशन मतलब गलत। आपने क्या कहा? आपने मैनिपुलेशन किया अकाउंट्स का, आपने गलत दिखाया अकाउंट्स को, आपने ऑल्ट्रेशन किया अकाउंट्स के साथ। ऑल्ट्रेशन भी छेड़छाड़ होता है। बेसिकली तीनों मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तीनों वर्ड्स, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड ऑल्ट्रेशन। तीनों का मतलब है बच्चों छेड़छाड़ करना अकाउंट्स के साथ, सही चीज नहीं दिखाना, गलत चीज दिखाना। इंक्लूडिंग फॉर्जरी। फॉर्जरी मीन्स कॉपिंग, मतलब आप गलत कॉपी कर रहे हो, डुप्लीकेसी कर रहे हो, बट गलत कर रहे हैं। इन क्रक्स हमने बोला बच्चों, जब आप अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, इंक्लूडिंग रॉन्ग कॉपिंग ऑल्सो, दैट इज अ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पहला टाइप है। सर कोई एग्जांपल दीजिए। आपने ना रॉन्ग अकाउंट्स बनाए। कैसे? आपने फेक बिल्स डाले। आपको क्या करना था? अब आपको आपके मैनेजर ने कहा यार मुझे ना सेल्स बढ़ानी है, तो आपने कहा लो जी कर देते, अभी बढ़ा देते हैं आपकी सेल्स। हमने सेल के फेक बिल डाल दिए ताकि हमारी इनकम अच्छी दिखे। इनकम अच्छी दिखे तो दिखे कि हमने काम अच्छा किया है, और टॉप मैनेजमेंट हमें बोनस दे, कमीशन दे। मतलब क्या हुआ? हमने कहा टोटल टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में है मिस्टर एक्स। एक्स ने अपने मैनेजर्स को बोला कि आप जितनी ज्यादा सेल्स दिखाएंगे उतने ज्यादा कमीशन होंगे, तो आपको दिया जाएगा। तो मैनेजर वाई है, इन्होंने अपने जूनियर को बोला यार हमें ना कमीशन ज्यादा मिलेगा अगर सेल ज्यादा होगी। तो जो इनका जूनियर था जेड, उसने कहा लो जी सर अभी बढ़ा देते हैं सेल। तो उसने क्या किया? फेक बिल्स डाल दिए सेल के। दिस इज फॉल्सिफिकेशन या मैनिपुलेशन या ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का दूसरा एग्जांपल हो सकता है, उसने कहा सर देखो एक 10,000 की सेल्स है ना, हम इसको ना 10 लाख की लिख देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। तो बच्चों ये होता है पहला टाइप। सिमिलरली सेल बढ़ाने की जगह खर्चा भी बढ़ा सकते हो। मैनेजर ने कहा यार मुझे ना टैक्स बचाना है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो टॉप मैनेजमेंट में एक्स था, इन्होंने मैनेजर वाई को बोला, वाई ने जेड को बोला, दोनों ने मिलकर कहा ठीक है हम फर्जी खर्चों के बिल डाल देते हैं, परचेज के बिल डाल देते हैं, ताकि खर्चा बढ़ जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस का पहला एग्जांपल है बच्चों मैनिपुलेशन, ऑल्ट्रेशन या फॉल्सिफिकेशन, इंक्लूडिंग फॉर्जरी। फॉर्जरी मीन्स चोरी करना, कॉपी करना, जैसे आप साइन कॉपी कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो फॉर्जरी। तो मैनिपुलेट किया, फॉल्सिफिकेशन किया या ऑल्ट्रेशन किया। दूसरा एग्जांपल होता है बच्चों मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, ओमिशन मतलब भूल जाना, मतलब जानबूझ के आपने कोई चीज छोड़ दी। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आपने कोई चीज गलत तरीके से दिखाई। मतलब सर बच्चों देखो इंटेंशनल ओमिशन, हमें पता है एक कंसेप्ट होता है बच्चों रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टी में क्या होता है? हमें डर होता है कि आप उनसे सही तरीके से डील ना करें, आप बायसनेस हो सकती है। बायसनेस मतलब लोगों को आप 100 रुपए का सेल करें, उन्हें आप 80 रुपीज का सेल कर दें, डिस्काउंट दे दें एक्स्ट्रा। तो गवर्नमेंट बोलती है, लॉ बोलता है आपको रिलेटेड पार्टी अलग से दिखाना होता है। ठीक है, आपने क्या कहा? आपने कहा मेरे पास 4 कस्टमर है ABCD, इनको मैं 100 रुपीज पे सेल करता हूँ पर यूनिट, इनको मैं 100 पे सेल करता हूँ, इनको 100 पे सेल करता हूँ, इनको 80 पे सेल करता हूँ। इनको 80 पे इसलिए सेल करता हूँ क्योंकि ये मेरे रिलेटेड पार्टी है, ये मेरे लेट से ब्रदर है। जो टॉप मैनेजमेंट में लेट से एक्स है, ये एक्स के ब्रदर है। अब एक्स ने कहा अगर मैं ये दिखाऊंगा तो जो मेरे शेयर होल्डर हैं, जो वेंडर्स, अलग कस्टमर्स हैं, वो ये पूछेंगे कि आपने इन्हें 80 रुपीज का क्यों बेचा। तो उसने कहा चलो मैं दिखाता ही नहीं। उसने कहा ये भी मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी।
कह रहे मेरी कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे इन्होंने कहा मेरी कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, जबकि डी क्या थी, रिलेटेड पार्टी थी, तो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी। या जानबूझ के आपने नहीं दिखाया, इंटेंशनल ओमिशन कर दिया, मतलब दोनों का मीनिंग सिमिलर यार है। इंटेंशनल ओमिशन, आपने जानबूझ के शो नहीं किया कि डी मेरी रिलेटेड पार्टी है, आप तो भी किसी को पता नहीं लगा, मतलब उसकी गड़बड़ बच गई कि जो उसने उसे कम प्राइस पे दिया। हाँ, तो हमने बच्चों क्या कहा, या तो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करी। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, आपने कहा डी भी मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है, आपने गलत रिप्रेजेंट किया। और इन अदर वर्ड आपने जानबूझ के छोड़ दिया, आपने कहा मेरा कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं है, डी मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो दोनों के वर्डिंग्स के मीनिंग सेम है बच्चों, मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझ के आपने छोड़ा हो या मिस रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है। तो आपने कहा मेरी कोई भी रिलेटेड पार्टीज की एंट्रीज नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा है बच्चों इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जानबूझकर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत तरीके से अप्लाई किया गया ताकि आपका फायदा हो सके। सर एग्जांपल दीजिए। कंपनी है हमारी, उसके पास एक मशीनरी है 1 करोड़ रुपए की। कंपनी क्या करती है, 5 ईयर की SLM पे उसका डेप्रिसिएशन लगाती है, ठीक है। उसने कहा देखो कंपनीज एक्ट में 5 ईयर, COI मतलब कंपनीज एक्ट है, यहाँ पर आप प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। कंपनीज एक्ट में इसकी लाइफ है बच्चों 5 साल, बट एक्चुअल में क्या है, ये मशीनरी से 2 साल चलती है। लेट्स से मशीनरी कितनी चलती है, सिर्फ 2 साल। तो बच्चों अगर ये मशीनरी 2 साल चलनी है तो इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए, सर 2 साल। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा देखो कंपनीज एक्ट में 5 साल लिखी है, मैं तो 5 साल लगाऊंगी। क्यों, ताकि हर साल खर्चा कम जाएगा। डेप्रिसिएशन का खर्चा हर साल कितना आएगा, अगर कंपनीज एक्ट लगाओगे तो 20 लाख रुपीज, एक्चुअल लगाते तो कितना आता, 50 लाख रुपीज। आपने खर्चा कम कर दिया, खर्चा कम करने से बच्चों क्या होता है, सर प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो हो सकता है आपको कमीशन बोनस ज्यादा दिखे मैनेजमेंट को, हो सकता है। हाँ जी सर, तो ये मैनेजमेंट ने जानबूझ के गलत प्रैक्टिस लगाई, या मैनेजर ने, जो मैनेजर अकाउंट्स देख रहा था, उसे जानबूझ के गलत काम किया। दिस इज इंटेंशनल या रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ छेड़खानी करी ताकि आप गलत अकाउंट्स बना सको, ताकि आपको फायदा हो सके। तो बच्चों 3 तरीके से क्या हुई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर एक तो है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन। दूसरा क्या है बच्चों, मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे बोला कि सारे रिलेटेड पार्टी नहीं है इस केस के अंदर। या इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझ के डी को दिखाया ही नहीं कि नहीं भैया डी मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है, जानबूझ के नहीं दिखाया। तीसरा क्या है बच्चों, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जानबूझ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मिस अप्लाई किया, गलत अप्लाई किया। तो बच्चों 3 तरीके ये हो गए। चलो एक बार इस टॉपिक को पढ़ के कंक्लूड करें। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स क्या है बच्चों, मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को डिसीव मतलब धोखा देने के लिए, क्यों, ताकि आप अमाउंट छोड़ दो। ओमिशन ऑफ अकाउंट, अमाउंट मतलब आपने कोई एंट्री नहीं डाली, जैसे यहाँ पे आपने फेक बिल डाले, आपने कहा हम परचेज के बिल ही नहीं डालते। जब परचेज के बिल नहीं डालोगे तो क्या होगा, सेल्स ज्यादा दिखेगी, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, करेक्ट बच्चों। या डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर आपने गलत दिखाया, इस वजह से आप यूजर्स को चीट कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो। डिसीव मतलब चीट करना, चोरी करना, धोखा देना। पहला बच्चों क्या हो गया, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे बने हैं, वाउचर से, लेजर से, वो गलत करना, उन्हें मैनिपुलेट करना, फॉर्जरी करना या उन्हें ऑल्टर करना। जैसे फेक बिल्स बना देना, फेक बिल्स मतलब अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट आपने बना दिए, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने सारे फेक बना दिए, उनके बेसिस पे आपने एंट्रीज डाल दी, ठीक है बच्चों। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ व्यू टू प्रेजेंट अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है गलत अकाउंट दिखाना। स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब आप बैलेंस शीट और P&L की गलत पिक्चर दिखा रहे हो। आप दिखा रहे हो कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है, बट एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। इज ए टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट टेक्ट एंड इंटेलिजेंस। इसमें ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, टेक्टफुल होना चाहिए पर्सन को, उसको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे एग्जीक्यूट करना है। ग्रेट टेक्ट मीन्स बच्चों आपको सोचना पड़ने वाला है कि इस पे आगे कैसे एग्जीक्यूशन होना है, आगे कैसे काम करना है। क्यों, क्योंकि चोरी है, चोरी कभी ना आराम से नहीं की जाती, सोच समझ के जानबूझ के करी जाती है ताकि पकड़ी ना जाए, क्योंकि अगर पकड़ी जाएगी तो फिर तो पिटाई लगनी है, मार पड़नी है, इसीलिए, ठीक है बच्चों। बिकॉज जनरली मैनेजमेंट पर्सनल इन हायर मैनेजमेंट काड्रा
मीन्स इन हायर मैनेजमेंट काड्रा, काड्रा का मतलब बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो हायर अथॉरिटी होती है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी बात कर रहे हैं, आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ फ्रॉड एंड दिस इज परपिटेटेड इन अ मेथोडोलॉजिकल वे। परपिटेटेड मीन्स कैरीड आउट इन अ मेथोडोलॉजिकल वे, सिस्टमैटिक वे। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स ना आसानी से नहीं होते। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, मीन्स कैरीड आउट इन अ परपिटेटेड इन ए मेथोडिकल वे। अब मेथोडिकल वे एंड मेथोडोलॉजिकल वे बोथ रिलेट्स टू द सिमिलर टर्म। और कौन करता है जनरली, मीन्स द पर्सन इन द हायर मैनेजमेंट काड्रा, मीन्स जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं ना वो करते हैं। और इसमें बहुत टेक चाहिए होता है, सोचना पड़ता है, इंटेलिजेंस चाहिए होती है ताकि आप गलत पिक्चर प्रेजेंट कर सको। ठीक है बच्चों, क्यों किया जाता है जनरली, जैसे कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए हैं। क्यों किया गया, ताकि आपको इनकम टैक्स कम देना हो, प्रॉफिट को कम करना है आपको, प्रॉफिट को कम करने क्यों, क्योंकि आपको टैक्स कम देना है। या हायर कमीशन चाहिए मैनेजमेंट को फॉर एग्जांपल, तो मैनेजमेंट ने कहा हम ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे। मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जब प्रॉफिट ही नहीं था। मैंने कहा हम डिविडेंड दे देते हैं, कंपनी के केस में प्रॉफिट नहीं है। तो ये ना बच्चों मैनिपुलेशन के एग्जाम्पल्स है। और किस तरीके से हो सकता है, दो एग्जाम्पल हमने समझे थे, जैसे इन्फ्लेटिंग मतलब बढ़ाना, सप्रेसिंग मतलब कम करना, परचेजेस या एक्सपेंस, या इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग सेल्स एंड अदर इनकम, मीन्स या तो सेल्स को बढ़ाना या सेल्स को कम करना, परचेज को इन्फ्लेट करना या सप्रेस करना। इन्फ्लेट कैसे करोगे बच्चों, फेक परचेज के बिल डाल दिए, फेक सेल के बिल डाल दिए। सप्रेस कैसे करोगे बच्चों, सर परचेज के बिल ही नहीं डाले, सेल की एंट्री नहीं बुक करी, तो उससे सेल सप्रेस हो गई और परचेज सप्रेस हो गया। सप्रेस मतलब कम करना। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बच्चों मैनिपुलेशन। दूसरा था मिस रिप्रेजेंटेशन करना या इंटेंशनल ओमिशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ऑफ इवेंट, ट्रांजैक्शन और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। कोई भी इवेंट जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लेट से कोई ट्रांजैक्शन मतलब सेल्स की बिल ही नहीं डाला, और अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जैसे आपने लेट से इस साल कोई बिजनेस परचेज किया है, तो लॉ बोलता है जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हो तो आपको वो अकाउंट्स में दिखाने पड़ते हैं, बट कंपनी ने नहीं दिखाए, कंपनी ने जानबूझकर नहीं दिखाए, इंटेंशनली ओमिट कर दिया कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता ना लग जाए कि हमने कोई बिजनेस परचेज किया है। हो सकता है वो सही परचेज किया हो सकता है गलत परचेज किया हो, गलत परचेज भी हो सकता है, तो वो दिखाना नहीं चाहते थे कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे। तो दिस इज इंटेंशनल ओमिशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो एक तो हो गया बच्चों मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, दूसरा हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन, तीसरा क्या था बच्चों, सर इंटेंशनल एप्लीकेशन, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जानबूझ के मिस अप्लाई किया गया। जैसे हमने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल समझा था। हाँ जी सर, और भी एग्जांपल हो सकता है। हाँ जी सर, हमने कहा मशीनरी है, मशीनरी बच्चों क्या होती है, सर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट नॉन करंट एसेट, सर नॉन करंट एसेट। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा मुझे अपनी करंट रेशियो सुधारनी है तो मैं इसको करंट एसेट में दिखा देती हूँ। कंपनी को लेट से लोन लेना था, तो बैंक ने कहा कि आपकी जितनी अच्छी करंट रेशियो होगी हम उतना ज़्यादा लोन देंगे, तो कंपनी ने क्या किया, मशीनरी को जो नॉन करंट एसेट है उसको क्या दिखा दिया, करंट एसेट, ताकि उनकी करंट रेशियो सुधर जाए, ताकि वो बैंक को दिखा सके कि हाँ जी देखो हमारी करंट रेशियो ज़्यादा अच्छी है, आप हमें ज़्यादा लोन दे दो। तो कंपनी ने किसको चीट किया, बैंक को चीट किया। तो दिस इज अ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन। तो बच्चों क्लासिफिकेशन आपने गलत कर दी, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने गलत लगा दी, प्रेजेंटेशन आपने गलत कर दी, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हो तो नॉन करंट एसेट अलग प्रेजेंट होता है, करंट एसेट अलग होता है, तो आपने प्रेजेंटेशन गलत कर दी। डिस्क्लोज गलत किया, डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन दोनों सेम वर्ड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स है कि किस तरीके से आप डिस्क्लोज करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स आपने उसे कैसे क्लासीफाई किया, जैसे मशीनरी आपकी नॉन करंट थी, आपने उसे करंट में दिखाया तो आपने वो गलत किया। इसके अलावा बच्चों जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया हमने, वो भी हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या समझा, सर हमने समझा कि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस 3 तरीके से होती है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन, थर्ड इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग often involves management override of controls that otherwise may be appear to be operating effectively। मतलब क्या हुआ बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने समझी थी बच्चों, हमने क्या समझा था, जहां पे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत करते हैं, और जनरली इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, टॉप मैनेजमेंट। तो इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल मींस मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट डेलिबरेटली
कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही है, कंट्रोल्स को सुपरसीड कर रही है, कंट्रोल्स के ऊपर जाके कुछ काम कर रही है। जैसे मैनेजमेंट जानबूझ के कोई एंट्री डलवा रही है। मैनेजमेंट लेट से हम यहाँ बोलते हैं कि टॉप मैनेजमेंट है, हम मानते हैं लेट से कंपनी का सीईओ है फॉर एग्जांपल। सीएफओ अकाउंट्स हेड को बोलता है कि ये एंट्री डालो, जबकि सीएफओ को एंट्री नहीं डालनी होती। सीएफओ सिर्फ चेक करता है कि क्या सारी चीजें ठीक है या नहीं। सीएफओ कहता है अकाउंट्स हेड को एंट्री डालो या खुद जाके एंट्री डाल देता है। दिस इज सीएफओ ने ओवरराइड किया कंट्रोल्स को। कंट्रोल क्या है, हमने कहा यहाँ पे सर कंट्रोल है आपका कि अकाउंट्स हेड चेक करेगा एंट्री को और अकाउंट्स के हेड के जो नीचे का पर्सन है वो एंट्री डालेगा और सीएफओ लास्ट में चेक करेगा कि ठीक है नहीं है। सीएफओ कोई भी एंट्री नहीं डालेगा। जब सीएफओ ने खुद ही बुक्स के अंदर एंट्री डाल दी तो सीएफओ ने क्या किया, उस कंट्रोल को ओवरसीड किया, सुपरसीड किया, ओवरराइड किया और वो काम किया। तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में बच्चों जनरली क्या होता है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट डेलिबरेटली अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड करता है, अथॉरिटी यूज करता है और काम करता है, ठीक है। विच मे अपीयर्स टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मतलब कंट्रोल्स तो सही काम कर रहे थे बट मैनेजमेंट ने जानबूझ के उसे ओवरराइड किया। अब मैनेजमेंट किस किस तरीके से बच्चों ओवरराइड कर सकता है, क्या टेक्निक्स है मैनेजमेंट के पास, वो देखिए। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, मैनेजमेंट ने फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करा दी। सीएफओ ने अपने अकाउंट हेड को बोल के फिक्टिशियस एंट्री रिकॉर्ड करा दी जो फेक थी। दूसरा, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस या चेंजिंग जजमेंट्स, इनअप्रोप्रिएटली गलत तरीके से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल समझा था डेप्रीशिएशन का, जिसके अंदर हमने कहा था 5 years की लाइफ पे कंपनी डेप्रिशिएट कर रही है, वेयर एज एक्चुअल एसेट की लाइफ कितनी है बच्चों, 2 साल। तो कंपनी ने, सीएफओ ने जानबूझ के, मैनेजमेंट ने जानबूझ के 2 साल नहीं लिया, कितने साल लिए, गलत लाइफ ली, 5 साल का एजम्पशन लेके डेप्रिशिएशन चार्ज किया। डेलिबरेटली इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग द अजम्पशंस, अजम्पशन लाइफ की जो अजम्पशन है उसको गलत लिया, इनअप्रोप्रिएटली मतलब गलत तरीके से। चेंजिंग जजमेंट मतलब कोई जजमेंट चेंज करी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आप डेप्रिशिएशन के केस में लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एसेट की कर सकते हैं। हाँ जी सर, हमने कहा कंपनी ने पहले लाइफ ले रखी थी 2 साल, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी ने कहा हम इसे 5 साल कर रहे हैं क्योंकि एसेट की लाइफ है 5 साल। जानबूझ के गलत तरीके से 5 साल कर दी डेप्रिशिएशन की लाइफ ताकि डेप्रिशिएशन कम लगे, प्रॉफिट ज्यादा दिखे। कर सकती है कंपनी, कर तो सकती है सर, बट क्या सही है गलत है, गलत है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बच्चों मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो एक हमने कहा मैनेजमेंट फिक्टिशियस एंट्री डला रहा है, दूसरा हमने क्या कहा मैनेजमेंट अजम्पशन और जजमेंट गलत तरीके से ले रहा है। तीसरा ओमिटिंग मतलब भूल जाना, एडवांसिंग मतलब पहले, डिलेइंग रिकॉग्निशन, डिले मतलब डिले करना रिकॉग्निशन को। सर एक एग्जांपल दीजिए। हमने कहा बच्चों आपका एक डेटर है जिसका बैलेंस है 50 करोड़ रुपए। मार्च 31 को जब ईयर एंड हुआ इनका बैलेंस था 50 करोड़ रुपए। बैलेंस शीट की डेट है जिस दिन बैलेंस शीट साइन हो रही है वो है 31 मई। इसी बीच में 25 मई को फायर हो गई, डेटर के प्लेस पे आग लग गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, डेटर का इंश्योरेंस भी नहीं है। तो क्या आपको 50 करोड़ रुपए मिलेंगे? नहीं सर। मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने कहा एक काम करते हैं, हमारा प्रॉफिट आ रहा है अभी 100 करोड़ का, इस 100 करोड़ में 30 करोड़ का टैक्स है, एक काम करो 50 करोड़ का एक खर्चा डाल दो, क्योंकि बच्चों ये तो बैड डेट होने वाला है। कहा कि अगले साल नहीं डालते, इस इन्वेंट्री को एडवांस करते हैं, अभी डाल देते हैं 31 मार्च को ताकि टैक्स को बचा ले। दिस इज एडवांसिंग। ओमिटिंग क्या हो गया, भूल गए जी। कंपनी ने कहा, क्या कहा, कंपनी ने कहा देखो अभी हमारा प्रॉफिट आ रहा है 100 करोड़ का, हमने 28 मार्च को एक सेल करी है 30 करोड़ की, एक काम करो इसके एंट्री मत डालो, क्योंकि अगर 30 करोड़ की एंट्री डालोगे तो ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो कंपनी ने एंट्री नहीं डाली, दिस इज ओमिशन, भूल गए। या कंपनी ने कहा इसकी एंट्री 28 को मत डालो, एक काम करो 2 अप्रैल को डाल दो, इससे क्या होगा ये अगले साल चला जाएगा, क्योंकि साल तो आपका बच्चों 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। दिस इज डिलेइंग, डिले कर दी कंपनी ने एंट्री डालनी। तो बच्चों क्या चीज समझी, ओमिटिंग कंपनी ने एंट्री नहीं डाली, एडवांसिंग कंपनी ने जल्दी एंट्री डाल दी, जब डलनी थी उससे पहले, डिलेइंग कंपनी ने डिले कर दी, अगले साल डाल रहे हैं एंट्री। कंसीलिंग नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, कंसील कर रहे हैं, छुपाना, कंसीलिंग मतलब छुपाना, नॉट डिस्क्लोजिंग मतलब नहीं दिखाना। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको दिखाना मैंडेटरी है अकाउंट्स में, लॉ बोलता है, कंपनी ने नहीं दिखाई जानबूझ के, कह रहे हम तो नहीं दिखा रहे। दिस इज कंसीलिंग एंड नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स। कंपनी के किसी फैक्ट्री में, लेट से कंपनी की 10 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में आग लग गई जिस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो साल के बाद हुआ है, बट कंपनी अपने अकाउंट्स में नहीं दिखा रही जानबूझ के, क्योंकि उसे लगा कि बैंक वालों को लगेगा, क्या लगेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है,
तो कंपनी ने जानबूझ के फैक्ट नहीं दिखाया, कंपनी ने कोई नया बिजनेस परचेज किया, कंपनी नहीं शो कर रही जानबूझकर। ठीक है बच्चों। एंगेजिंग इनटू कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मींस एंगेज मतलब लगना, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स जो सिंपल नहीं हो ट्रांजेक्शंस पे। सर एक एग्जांपल दो। हमने कहा बच्चों कंपनी को ए से पैसे लेने थे, ए कंपनी का डेटर है, ठीक है, ए को ए से पैसे लेने हैं तो टेक्निकली ए को कंपनी को पैसे देने चाहिए। कंपनी ने कहा मैं ए से नहीं ले रही, ए को ऐसे ही रहने। ए को पैसे किसको देने, माना एक जगह ए को बी को 10 लाख रुपए देने, बी को सी को 10 लाख रुपए देने, सी को डी को 10 लाख रुपए लेने। तो कंपनी ने कहा कि डी एक काम करो, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। डी आप मुझे क्या करें, 10 लाख रुपए दे दें। कंपनी ने डी को पैसे वापस नहीं दिए, कंपनी ने क्या किया, डी से पैसे ले लिए, तो कंपनी पे 10 लाख तो आ गए। अब कंपनी पे क्या हुआ, एक साइड लायबिलिटी साइड में डी आ गया, एसेट साइड में ए आ गया। ए से पैसे आ नहीं रहे, डी से पैसे आए हुए हैं, बट कंपनी ने वापस नहीं दिए। ये जो क्रॉस का साइन लगाया था इसीलिए दिया था। अब कोई भी पर्सन नहीं समझ पा रहा है ट्रांजैक्शन क्या हुई, एक्चुअल में क्या हुआ। कंपनी कह रही थी कि मुझे ए से पैसे लेने दें, बट कंपनी ने ए से नहीं लिए, कंपनी ने किससे लिए, डी से लिए। क्यों, क्योंकि ए को बी को देने थे, बी को सी को देने थे, सी को डी को देने थे। तो कंपनी ने कहा ए आप मत दो पैसे, डी आप मुझे पैसे दे दो। इससे क्या हुआ, कंपनी पे एक एसेट आ गया, एक लायबिलिटी आ गई। क्या ये सही है या गलत है? सर गलत है। अब ये जनरली किसी नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस वजह से तो बच्चों कंपनी ने क्या किया, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो सकता था, ए से पैसे लेके खत्म कर सकती थी, कंपनी ने इतनी लंबी साइकिल घुमा दी, इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी ट्रांजेक्शन को। ए की जगह डी से लिए ताकि एक एसेट दिख जाए, एक लायबिलिटी दिख जाए। ये चोरी होती है बच्चों, ये गलत। सर कोई और एग्जाम्पल दीजिए इसका। हमने कहा हाँ जी बच्चों, हमने कहा बच्चों मानो आपकी कंपनी है एबीसी, एबीसी शूज बनाती है। अब इसको शूज बनाने के लिए लेदर चाहिए, लेदर से शूज बनते हैं, तो लेदर इसका रॉ मटेरियल हो गया लेट से। अब रॉ मटेरियल ये क्या कर सकती है, ये जाके जो मार्केट में वेंडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनसे परचेज कर सकती है। अगर ये उनसे परचेज करती तो 80 रुपीज पर पड़ता फॉर एग्जाम्पल। कंपनी ने क्या कहा, नहीं हम उनसे परचेज नहीं करेंगे, हम एक नई कंपनी बनाएंगे, एक अपनी सब्सिडरी बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एमएनओ। एमएनओ को बोलेंगे कि जी आप उनसे परचेज करो, आप 80 रुपीज पे परचेज करो और हमें 90 रुपीज में दो। अब किसी को बच्चों इस ट्रांजेक्शन से ये नहीं समझ आएगा कि ये चीज अगर वो डायरेक्ट परचेज करती तो 80 रुपीज की पड़ती, बट अब वो क्या कर रही है, अब वो एक कंपनी से परचेज कर रही है 90 रुपीज की, 10 रुपीज का गेन भी कमा लिया सब्सिडी के अंदर, करेक्ट। दूसरी चीज कॉस्ट ज्यादा दिखा के अपना टैक्स बचा लिया, करेक्ट। तीसरी चीज, जब आप एक कंपनी से परचेज करेंगे, ऑडिटर जब जाएगा तो ऑडिटर को उस कंपनी के इनवॉइसेस दिखा देंगे, तो ऑडिटर के पास एविडेंसेस भी आ जाएंगे कि हाँ जी ऑडिट हो गया। तो एज एन ऑडिटर और कोई भी लेमैन इस चीज को पकड़ नहीं पाएगा कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ट्रांजैक्शन को घुमा दिया। जो चीज डायरेक्ट 80 रुपीज में आ सकती थी, वो उन्होंने एक मीडिएटर डाल के, अपनी होली ओन सब्सिडी डाल के लेट से 90 रुपीज में परचेज किया, जिस वजह से उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, प्रॉफिट कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया। समझे बच्चों? तो इस तरीके की चीजें मैनेजमेंट कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास ओवरराइड करने की पावर होती है। ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना, एंट्रियां गलत डालना। 10 लाख की चीज को 1 करोड़ का डाल दिया, 10 लाख की सेल इनवॉइस था उसको 1 करोड़ का डाल दिया, या किसी एग्रीमेंट की टर्म्स को चेंज कर दिया, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन एंटर कर ली। मतलब लेट से कि ए ने कहा कि वैसे तो मैं शूज परचेज सेल करता हूँ, बट मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं फर्नीचर परचेज कर लेता हूँ, फर्नीचर परचेज कर लेता हूँ। कैसे? एग्जाम्पल समझो बच्चों। कंपनी क्या करती है, कंपनी शूज परचेज सेल करती है। इसने इस बार क्या किया, इसने कंपनी ने कहा ए से फर्नीचर परचेज कर लिया, क्योंकि ए जो है रिलेटेड पार्टी है, कोई रिलेशन में है, और उसको दिखा दिया कि हम ये शूज का बिल बनवा लिया उससे। परचेज फर्नीचर किया है, लेट से एक्स मैनेजर है, शूज परचेज सेल करती है कंपनी, एक्स ने ए से क्या किया, फर्नीचर परचेज किया क्योंकि ए रिलेटिव है, और बिल बनवा दिया जी शूज का कि मैंने आपसे शूज परचेज किया, और फर्नीचर पहुंचवा दिया अपने घर। क्या वो सही है, गलत है? गलत। तो आप रिकॉर्ड्स के साथ ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट ये गड़बड़ कर सकती है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपने क्या समझा, एक तो फिक्टिशियस एंट्री, दूसरा इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशन, तीसरा ओमिटिंग, एडवांसिंग, डिलेइंग रिकॉग्निशन, चौथा कंसीलिंग नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट, पांचवा एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, छठा ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स। ये 6 तरीके हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, गलत एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए
ताकि आप अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सके, अपने अदर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते, एक्सेसिव सेल्स दिखा सके या प्रॉफिट कम दिखा सके। दूसरा, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस, जैसे लाइफ ऑफ एसेट को चेंज किया ताकि डेप्रिसिएशन को मॉडिफाई कर सको, ऑमिटिंग छोड़ दिया, एडवांस जल्दी, डिले, लेट रिकॉग्नाइज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी एंट्री को, डेट अकर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, जैसे यहाँ पर हुई थी, आग लगी थी, कंपनी ने क्या किया, इसको जल्दी अकाउंट फॉर कर दिया, था वो अगले साल का, इस साल अकाउंट फॉर कर दिया। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या कहा था, 28 तारीख की सेल थी जो रिपोर्टिंग पीरियड में हुई है, बट 28 को रिकॉर्ड नहीं करी, 28 मार्च को, कह रहे हम 2 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे। कंसील किया, छुपाया, नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं नंबर्स, उसको प्रॉपरली ना समझ आए यूजर्स को, इसके लिए कुछ फैक्ट्स छुपाने, डिस्क्लोज करने, जैसे रिलेटेड पार्टी नहीं दिखाया। एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। कंपनी ने इतने कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में आ गए ताकि किसी को समझ ही ना आए, कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए करी गई ताकि लोगों को क्या ना आए, समझ ना आए, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर सके। जैसे हमारे केस में जो हमने एग्जांपल समझा था, उसमें एसेट खत्म होना चाहिए था, इस केस में एसेट ओवर होना चाहिए था, ए से पैसे आने चाहिए थे, बट कंपनी ने अपना एसेट बेस बढ़ा दिया, कंपनी ने अपना लायबिलिटी बेस बढ़ा दिया, बैलेंस शीट में एसेट्स बेस बढ़ाया, लायबिलिटी बेस बढ़ाया, जो गलत है। लास्ट, ऑल्टर करना रिकॉर्ड और टर्म्स के साथ रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जैसे हमने कहा, हमने फर्नीचर परचेज किया बट हमने बिल बनवाया शूज का, ये है ऑल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो क्या कंक्लूड हुआ सर? हमने कहा कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट ओवरराइड हो सकता है, और मैनेजमेंट ओवरराइड सर 6 तरीके से हो सकता है। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों। अभी अपना टॉपिक है व्हाई डू मैनेजमेंट एम्प्लॉयज कमिट फ्रॉड, मीन्स फ्रॉड क्यों करते हैं। व्हाट इंड्यूसेस मैनेजमेंट एम्प्लॉयज टू कमिट फ्रॉड, क्या चीज उन्हें फोर्स करती है, क्या चीज उन्हें मोटिवेट करती है फ्रॉड करने के लिए। बच्चों, फ्रॉड इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी को कुछ नाजायज फायदा होता है, अनजस्ट बेनिफिट होता है, इसीलिए किया जाता है। हाँ जी सर। चलो अब हम कुछ टाइप जानते हैं कि किस किस वजह से फ्रॉड किया जाता है। बच्चों, पहला है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या प्रेशर। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या प्रेशर का मतलब क्या हो गया? हमने कहा आपके पास एक कैशियर है, कैशियर के पास कैश मेंटेन्ड है, कैश मेंटेन्ड है जी 10 लाख रुपए का। इस पर्सन को 1 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनको कुछ पर्सनल नीड है, उनके घर पे किसी चीज की जरूरत है। अब इस पर्सन को 1 लाख रुपए चाहिए, बट ये 1 लाख लाए कहाँ से? तो उसने सोचा कि मैं इस 10 लाख में से 1 लाख गायब कर देता हूँ और 1 लाख के फेक बिल्स डाल देता हूँ। 1 लाख के क्या कर देता हूँ? फेक बिल, फेक खर्चे डाल देता हूँ ताकि किसी को पता ना लगे कि मैंने 1 लाख की चोरी कर ली है। करेक्ट? मीन्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर या कोई प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है इस बंदे को 1 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए, इसलिए इसने क्या किया? 1 लाख की चोरी कर दी। दिस इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मीन्स 1 लाख की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है इस पे। दूसरा बच्चों, मैनेजमेंट्स अनरियलिस्टिक गोल। मैनेजमेंट ने गोल ही ऐसे सेट कर रखे हैं जो अनरियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट ने कहा हमारे 3 मैनेजर हैं A, B एंड C, अगर आप 10-10 करोड़ की सेल करोगे तो हम आपको 5 लाख का बोनस देंगे। कितना बोनस देंगे? 5 लाख रुपीस का। कंपनी की टोटल सेल है 25 करोड़ की और आज तक इन लोगों ने कभी 8-9 करोड़ से ऊपर की सेल करी ही नहीं है और 10 करोड़ की सेल करना पॉसिबल नहीं है। इन तीनों को पता है कि हमारे टारगेट अचीव करना एट एनी कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, तो हमें बोनस नहीं मिलेगा। तो एक पर्सन ने सोचा क्यों ना मैं फेक सेल डाल दूं और दिखा दूं कि मैंने 10 करोड़ की सेल करी है और मैं बोनस ले लूं। तो बच्चों क्या हुआ? मैनेजमेंट ने अनरियलिस्टिक गोल्स दिए। ठीक है। तीसरा, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय और लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय मतलब एक पर्सन को इंक्रीमेंट नहीं दिया। जैसे हमारे पास लेट्स से 4 एम्प्लॉय है, A, B, C, D। A को 10% इंक्रीमेंट दिया, B को 12% दिया, C को कुछ नहीं दिया, D को 11% इंक्रीमेंट दिया। तो C को क्या लगेगा सर? बुरा। हाँ जी सर, बुरा तो लगेगा। C क्या करेगा? C ने कहा यार मुझे कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया, मैं सामान ही चुरा लेता हूँ। मैं ना क्या करता हूँ, 5 लाख रुपए निकाल के फैक्ट्री में से ले जाता हूँ या फैक्ट्री का कोई सामान ले जाता हूँ, कंप्यूटर उठा के ले जाता हूँ घर पे। कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है।
दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है बच्चों? लैक ऑफ मोटिवेशन, जैसे लेट से इस केस में इसको भी 11% मिला, इन्होंने देखा दूसरी कंपनी 20% देती है, तो इनको क्या लगेगा? मोटिवेशन लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं, डिससेटिस्फेक्शन लगेगा। इनको कोई मोटिवेशन नहीं है आगे बढ़ने का। अब क्यों? सर 12% मिल रहा है, वहां 20% मिलता है। तो क्या करें? एक काम करो, कंपनी का कंप्यूटर उठा के ले जाओ, उसको बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उसको आपस में बांट लेंगे। ऐसे 2-3 कंप्यूटर्स उठा के ले आते हैं, हमारा पूरा का पूरा डिफरेंस निकल जाएगा। दिस इज डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज। बात समझ रहे हैं? हमने क्या कहा बच्चों? हमने कहा फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है इंसान पे, मैनेजमेंट ने अनरियलिस्टिक गोल डाल दिए। तीसरा, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, लैक ऑफ मोटिवेशन है। चौथा, नेम गेम। आपके बॉस ने आपको बोला, मतलब बॉस बोल रहा है कि भैया गलत काम करो, फेक बिल डालो, और अपनी पावर यूज कर रहा है नीचे वाले एम्प्लॉय के ऊपर। जैसे नीचे लेट से वाई एम्प्लॉय है, इसको बोला फेक बिल डाल, गलत काम कर, जैसे नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। दिस इज नेम गेम। जब बॉस प्रेशर डाल रहा है, प्रेशराइज कर रहा है कि गलत काम करो, नहीं करोगे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा, मैनेजमेंट ने कहा है कि आपको 10 करोड़ की सेल करनी है तो आपको 5 लाख का बोनस मिलेगा। ये मैनेजमेंट ने मैनेजर ए को बोला। मैनेजर ए के नीचे 4 लोग हैं, बी, सी, डी, ई। मैनेजर ए ने चारों को बोला क्या? 2.5 करोड़ की सेल इंश्योर कर लेना आ जाए, अगर नहीं आ रही है तो फेक बिल डाल देना, ताकि कितनी सेल हो जाए? 10 करोड़ की सेल हो जाए। 10 करोड़ की सेल होगी तो इस भाई को बोनस मिल जाएगा। प्लस इसने कहा अगर आप नहीं करोगे बीसीडी को तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। तो बीसीडी किस में आ गए? प्रेशर में आ गए। उसने अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया, गलत फायदा उठा के गलत काम करवाया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जब एम्प्लॉय फ्रॉड करता है। नेम गेम, मैनेजमेंट यूजिंग पावर ऑफ अथॉरिटी बाय आस्किंग एम्प्लॉयज टू डू समथिंग इलीगल। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। आपके सामने अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की। सर अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की? बच्चों एक चीज बताओ, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप पेपर दे रहे हो और मैडम बाहर चली जाए, तो क्या आपके पास चीटिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है? सर फिर तो खुला दरवाजा है, हम तो फटाफट सारा पेपर कॉपी कर सकते हैं। कर सकते हो। सिमिलरली एक एग्जाम्पल सोचो, एक ज्वेलर की कंपनी, ज्वेलर की शॉप है, ज्वेलर की शॉप में सारी लेट से गोल्ड की ज्वेलरी रखी है। बाहर गेट कीपर बैठा है, लाइट चली गई, कैमरे सारे बंद, अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है और लॉकर का ताला खुला हुआ है। सोचो ऐसी सिचुएशन है। मींस अगर कोई आके निकाल भी ले सामान तो किसी को कुछ पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। नहीं, तो वो जो बाहर पर्सन बैठा है वो गया, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसने सामान लिया लॉकर में से, एक ज्वेलरी ली 50,000 रुपए की और बाहर। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की, मींस जब कंट्रोल्स प्रॉपरली नहीं लगे हुए हैं तो आप फ्रॉड कर सकते हो। तो बच्चों हमने क्या समझा? 5 तरीके, 5 रीजन जिनसे फ्रॉड हो सकता है। एक, पहला रीजन क्या है बच्चों? सर अगर आपके एम्प्लॉइज पे या किसी पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या फाइनेंशियल प्रेशर है मीट करने का, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, सर्कमस्टांस हो सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट का टास्क क्या है, गोल क्या है? सर अनरियलिस्टिक है, जो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्या है बच्चों? सर एम्प्लॉय हमारा डिससेटिस्फाइड है, लैक ऑफ मोटिवेशन, उस पर काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, वो खुश नहीं है। जब कभी बॉस गालियां दे देता है, सुना देता है बहुत सारा, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है, तो वो कुछ गलत काम कर सकता है और फ्रॉड कमिट कर सकता है। चौथा, नेम गेम, जब ऊपर की मैनेजमेंट अपने नाम का प्रेशर उठा रही है, सामने नीचे एम्प्लॉय को दबाने लग रही है कि आप गलत काम करो, तो वो होता है नेम गेम। पांचवा, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। अपॉर्चुनिटी है, कैश का लॉकर है, लेट से कैश लॉकर के अंदर रखा रहता है, गलती से लॉकर की चाबी भी वही रखी हुई है और कोई देखने वाला नहीं है, तो कोई भी बंदा जाके कैश का लॉकर खोल के कैश निकाल सकता है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। दीज आर द 5 रीजंस बच्चों जिस वजह से इंसान फ्रॉड करता है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, अभी का अपना टॉपिक है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। एसेट को मिस एप्रोप्रिएट करना, गलत तरीके से यूज करना, उसको चोरी करना, उसके लिए जो उसका ऑथराइज पर्पस है उसके अलावा उसको बाकी चीजों के लिए यूज करना। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था कि सर फ्रॉड में 2 चीजें होती है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम लोग अर्लियर वीडियोस में समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्या होता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का बच्चों छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कंपनी के पास कैश है 10 लाख रुपीस का, इसमें से कंपनी का जो कैशियर है उसने 1 लाख रुपीस स्टील कर लिया, चोरी कर लिया।
तो बच्चों ये जो चोरी की है ना, दिस इज मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन इज अ बिग टर्म जो बोलता है कि अनऑथराइज यूज करना। अनऑथराइज यूज में बच्चों चोरी भी आ गया, उसने चोरी कर ली ताकि कंपनी का एसेट चला गया। ठीक है बच्चों, दिस इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब बच्चों मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है। कैश का भी मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। ये 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकता है, जैसे कंपनी लेट से आपकी शूज बनाती है, कंपनी के शूज रखे थे, इन्वेंट्री रखी थी, तो आपने क्या किया, इन्वेंट्री में से 2 पेयर शूज निकाल कर ले गए, तो दिस इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। कंपनी लेट से आपकी जो आपका क्लाइंट है ज्वेलरी में है, उसके पास सारी ज्वेलरी रखी है, तो ज्वेलरी में से किसी ने एक ज्वेलरी की आइटम, एक गोल्ड का नेकलेस चोरी कर लिया, दिस इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। सिमिलरली डिफाल्केशन ऑफ कैश इज ऑल्सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैश को चुरा लिया या मिस यूज कर लेना कैश का, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। तो अब हम समझते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे हो सकता है। बच्चों मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट 4 तरीके से हो सकता है। एम्बेजलमेंट मीन्स जो उसका करेक्ट यूज है वो ना करना, जैसे आपने कहा कि आपने कोई बेड डेट किया हुआ था, अब उस बेड डेट से पैसे आए, तो कैशियर ने क्या किया, जो बेड डेट रिटर्न ऑफ से पैसे आए वो कंपनी के अकाउंट में ना डाल के अपने अकाउंट में डाल दिए। उससे कहा बेड डेट तो हो ही रखा है, किसको पता लगेगा कि इससे पैसे आए हैं, तो उसने अपने अकाउंट में डलवा दिए, कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले। दिस इज एम्बेजलमेंट, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कैश। दूसरा, स्टील कर लिया, थेफ्ट कर लिया, कैश को चुरा लिया या गुड्स को चुरा लिया, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, दिस इज सेकंड वे ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। थर्ड है बच्चों पेमेंट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपने कहा फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने ए से कुछ सामान परचेज किया 1 लाख रुपीस का, ठीक है, अगर यही सामान आप बी से परचेज करते तो आपको पड़ता है 60,000 रुपीस का। सर तो फिर हमने ए से परचेज क्यों किया जब हमें महंगा पड़ना था? तो बच्चों उसका रीजन ये हुआ, आपने क्या किया, आपने कहा आपका जो परचेज का पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने कहा ए को मैं आपको 1 लाख रुपए दिलवाऊंगा कंपनी से, आप मुझे 20,000 ट्रांसफर कर देना। साइड एग्रीमेंट कर लिया एक, जिसे किकबैक्स भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। एक्स ने कंपनी का जो परचेज का पर्सन है उसने ए से एग्रीमेंट किया कि मैं आपको कंपनी से 1 लाख रुपए दिलाता हूँ, आप मुझे 20,000 दे देना, मतलब 40,000 का फायदा हुआ, 20,000 आपके 20,000 मेरे। तो कंपनी अगर बी से परचेज करती तो 60 का पड़ता, ए से परचेज किया तो 1 लाख का पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्स ने ये गलत काम किया। दिस इज पेइंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। चौथी चीज है बच्चों यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट। कंपनी का एसेट रखा हुआ है, आपने उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। कंपनी की गाड़ी है जो सिर्फ कंपनी के एसेट्स एम्प्लॉयज यूज करते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, आप उसमें घुमाने के लिए ले गए अपने वाइफ और बच्चों को, और पेट्रोल का कॉस्ट भी कंपनी के ऊपर डाल दिया। दिस इज यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो बच्चों मिस अप्रोप्रिएशन के 4 तरीके, एम्बेजलमेंट, स्टील किया, थेफ्ट किया, पे किया जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा, या यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं। 4 तरीके बच्चों क्या है, एक एम्बेजलिंग द रिसीट, जो रिसीट आई है, पैसे आए हैं, उसको गलत तरीके से यूज करना। फॉर एग्जाम्पल मिस अप्रोप्रिएटिंग कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रिसीवेबल, और डाइवर्टिंग मतलब दूसरी जगह डाइवर्ट कर देना। रिसीट इन एन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट टू पर्सनल बैंक अकाउंट, जो रिटर्न ऑफ से पैसे आए हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ से, वो पर्सनल अकाउंट में डाल दिए। या मिस अप्रोप्रिएटिंग कलेक्शन ऑन एन अकाउंट रिसीवेबल, किसी अकाउंट रिसीवेबल से डेटर से पैसे आए जो आपने कंपनी में ना देके खुद ही यूज कर लिए। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, कंपनी के कुछ एसेट्स है वो चुरा लिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है जैसे आप पेप्सी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पेप्सी को बनाने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला चुरा लिया और किसी कॉम्पिटिटर को बेच दिया। दिस इज स्टील करना। थर्ड होता है बच्चों कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, या मोर देन उससे ज्यादा पे करना। दूसरी एक चीज हो गई, एक तो सर्विस रिसीव नहीं करी फिर भी पेमेंट करा दी, दूसरी जहां पेमेंट कम थी वहां ज्यादा पेमेंट करा दी। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर्स, फिक्टिशियस मतलब फेक वेंडर्स। किकबैक्स पेड बाय द वेंडर टू द एंटिटीज परचेजिंग एजेंट इन रिटर्न फॉर इन्फ्लेटिंग प्राइसेस, जो हमने कहा था ना कि प्राइस बढ़ा दिए, 60,000 का 1 लाख कर दिया। पेमेंट टू फिक्टिशियस एम्प्लॉयज, एचआर ने क्या कहा कि हमारे पास 10 एम्प्लॉयज है और 10 एम्प्लॉयज के पेमेंट करवाई है, एक्चुअल में सिर्फ 5 एम्प्लॉयज है, 5 एम्प्लॉयज की फेक पेमेंट कराई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड।
लास्ट इज यूजिंग एन एसेट फॉर पर्सनल यूज, जो हमने कहा था कि कंपनी की गाड़ी है या कंपनी का कैश है, आपने अपने लिए यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो मिस एप्रोप्रिएशन में क्या आया बच्चों? इट इन्वॉल्व्स द थेफ्ट ऑफ एन एंटिटी एसेट, थेफ्ट मतलब चोरी करना, एंड इज ऑफन परपिट्रेटेड मतलब यूज बाय कैरीड आउट बाय द एम्प्लॉइज, परपिट्रेटेड मीन्स कैरीड आउट बाय एम्प्लॉइज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमेटीरियल अमाउंट, जनरली छोटे होते हैं। बड़े फ्रॉड मिलते हैं बच्चों फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में, क्योंकि इसमें ना पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे पकड़े जाएंगे वो कहीं ना कहीं तो किसी कंट्रोल से पकड़े जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने फंड्स को प्रॉपरली यूज नहीं किया, डेटर से पैसे आए, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिए, तो जब ईयर एंड होगा आप डेटर से पुराना पैसा पड़ा है, आप पूछोगे डेटर से पैसे क्यों नहीं दिए, तो डेटर बताएगा मैंने तो पैसे दे दिए थे। तब पता लगेगा कि हाँ जी आपके अकाउंट्स वाले ने चोरी करी है। तो ये चीजें ना बच्चों पता लग जाती है, इसीलिए इनका अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होता, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस का अमाउंट ज्यादा बड़ा होता है। तो बच्चे हाँ हमने क्या समझा अब तक? हमने कहा सर फ्रॉड है दो तरीके से होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में बच्चों चार चीजें, एम्बेजलमेंट, स्टील होता है, थेफ्ट हो सकता है, या फिर पेमेंट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, या फिर सर्विसेज नहीं ली उसके लिए पेमेंट कराना, चौथा यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अभी अपना टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। फ्रॉड और एरर को ढूंढना, डिटेक्शन मतलब ढूंढना, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की इससे रिलेटेड क्या ड्यूटीज है हमें ये समझना है। तो बच्चों अभी तक हमने ये समझा था पहले कि सर मिसस्टेटमेंट दो तरीके की होती है, एक क्या क्या होती है सर? एक फ्रॉड होती है और दूसरी क्या होती है? एरर होती है। फ्रॉड इंटेंशनल होती है, एरर इंटेंशनल नहीं होती है। बच्चों स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड 240, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 ये कहता है कि फ्रॉड और एरर को ढूंढने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कहा हमने? फ्रॉड और एरर को ढूंढने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वो मैनेजमेंट की है, वो दोष चार्ज विद गवर्नेंस की है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में है, पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की, दोष चार्ज विद गवर्नेंस की। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है मैनेजमेंट क्या करता है सर? मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाता है, कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली सही है या नहीं है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों? मैनेजमेंट की। तो अपने एसेट्स को बचाना मिस एप्रोप्रिएशन से, किससे? मिस एप्रोप्रिएशन। हमने कहा था सर फ्रॉड के दो तरीके, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, यही बोला था बच्चों। तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने सर ये समझा कि सर फ्रॉड और एरर को ढूंढने की, सही करने की, ढूंढना है और सही करना है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट एंड दोष चार्ज विद गवर्नेंस की। ये कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है बच्चों? सर स्टैंडर्ड 240 बोलता है। स्टैंडर्ड 240 का नाम क्या है? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड से रिलेटेड, तो उसमें ये स्टैंडर्ड बताता है कि यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी मैनेजमेंट की। क्या लिखा है? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब रोकना, फ्रॉड होने से रोकना, फ्रॉड मतलब जैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, एसेट की चोरी होने से रोकना, एंड डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब ढूंढना। दोनों चीजें, एक तो रोकना और अगर हो गया है तो उसे ढूंढना। किसकी है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्ट विद बोथ दोष चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी एंड मैनेजमेंट। तो हमने क्या समझा? हमने समझा सर फ्रॉड को डिटेक्ट करना प्लस प्रिवेंट करना, फ्रॉड एंड एरर दोनों को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो सर अगर मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चलिए बच्चों हम समझते हैं ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है ऑडिट में। बच्चों स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 कहता है
अभी हमने कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा था बच्चों? सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 क्या था बच्चों? वो था सर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 कहता है कि ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। इनहेरेंट लिमिटेशन हम लोगों ने चैप्टर 1 में समझी हुई है। हाँ जी सर। तो कहते हैं कि ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिस वजह से ऑडिटर सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ सकता। स्पेसिफिकली जो फ्रॉड से रिलेटेड है वो तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता। हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों? हम ये कहना चाहते हैं कि सर बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट, ऑडिटर सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ सकता, ऑडिटर सारी गलतियां नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या थी बच्चों? सर जजमेंट्स थी, टाइम था, कॉस्ट था, प्लस मैनेजमेंट अगर आपको डेटा ना दे, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन जो बच्चों हमने चैप्टर 1 में समझी थी उसकी वजह से ऑडिटर सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढ नहीं पाएगा। और फ्रॉड की वजह से ढूंढना तो और बच्चों टिपिकल है, टफ है। क्यों? वो देखते हैं बच्चों। दूसरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 कहता है रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटमेंट, ये सर मिसस्टेटमेंट है, प्लीज आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है। रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड की वजह से जो मिसस्टेटमेंट हुई है उसको ना ढूंढ पाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मींस बच्चों कोई मिसस्टेटमेंट हुई है तो मिसस्टेटमेंट के दो रीजन होते हैं सर, एक होता है फ्रॉड, दूसरा होता है एरर। हमने बच्चों ये समझा था फ्रॉड क्या होता है सर, बहुत सोफिस्टिकेटेडली और मेथोडोलॉजिकली डिजाइंड होता है, उसमें कंसीलमेंट बहुत ज्यादा होती है, इवन कॉल्यूशन भी होता है। कॉल्यूशन होता है बच्चों मिली भगत, 2 4 5 लोग मिलके कुछ फ्रॉड करें। तो बच्चों फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल है, एरर को ढूंढना उतना ही आसान है। क्यों? फ्रॉड बच्चों जानबूझकर करी गई गलती है और जब कोई जानबूझ के कोई गलती करता है तो वो उसके सबूत भी मिटाने की कोशिश करता है, बट जब कोई एरर करता है, अनइंटेंशनली करता है, तो उसकी एविडेंसेस नहीं मिटा पाता, जिस वजह से एरर को ढूंढना आसान है, फ्रॉड को ढूंढना मुश्किल है। एरर बच्चों फॉर एग्जाम्पल जब एक पर्सन एंट्री डाल रहा था, एक एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, हमने कहा जब पर्सन एंट्री डाल रहा था अकाउंटेंट, तो उसने कैश का बैलेंस, कैश की एंट्री थी 1 लाख रुपीस की जो उसने 10,000 की डाल दी। ये बच्चों उसने गलती से डाल दी, तो कैश में एंट्री में कितना फर्क आ गया? 90,000। अब जब वो पर्सन कैश को काउंट करेगा तो उसके और इसमें उसकी कैश काउंटिंग में और कैश के बैलेंस में 90,000 का फर्क दिख जाएगा। हाँ जी सर, तो वो गलती पकड़ी जाएगी। हाँ जी सर। बट अगर वही बच्चों फ्रॉड होता कि इस बंदे ने जानबूझ के 10,000 का एंट्री डाली, तो वो क्या करता? कैश को भी गायब कर देता, तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। सही कह रहे? तो यही हम कहना चाहते हैं बच्चों, रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज ग्रेटर देन, रिस्क ज्यादा होता है नॉन डिटेक्शन ड्यू टू एरर। फ्रॉड से जो गलती हुई है उसको ढूंढने का रिस्क उसको हो सकता है कि हमें ना मिले, ये रिस्क एरर से जो गलती हुई है, मिसस्टेटमेंट हुई है, उसको ना ढूंढने के रिस्क से ज्यादा है। मतलब फ्रॉड की वजह से जो हुई है प्रॉब्लम, वो हो सकता है हमें ना मिले, एरर की वजह से जो हुई है वो हमें मिल जाए। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि सर बिकॉज फ्रॉड इज केयरफुली एंड सोफिस्टिकेटेडली डिजाइन। सोफिस्टिकेटेडली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दिमाग लगाकर। फर्दर बच्चों, फ्रॉड ड्यू टू कॉल्यूजन इज मोर डिफिकल्ट टू फाइंड। कॉल्यूजन होता है बच्चों मिल बांट के चोरी करना। जैसे आपने कहा एक है कैशियर जो कैश लेता है, कैश कलेक्ट करता है, फिर बच्चों दूसरा है अकाउंटेंट जो कैश की एंट्री करता है, तीसरा है बच्चों जो इनका सुपरवाइजर है, रिव्यूअर में बोल देते हैं हम उसे, जो इनका हेड है, जो बिल अप्रूव करता है प्लस कैश चेक करता है। क्या करता है? कैश को चेक करता है। अब बच्चों अगर इन तीनों ने मिलके कोई चोरी करी, अब सोचो अगर इसने अकेले ने कोई चोरी करी तो अकाउंटेंट पकड़ लेगा एंट्री डालते वक्त, अकाउंटेंट कोई चोरी करेगा तो रिव्यूअर उसका जो सुपरवाइजर है वो पकड़ लेगा। बट अगर तीनों मिलकर चोरी करेंगे, इसने कहा ठीक है मैं कैश दिखाऊंगा ही नहीं, इसने कहा ठीक है मैं एंट्री नहीं डालूंगा, इसने कहा मैं फर्जी बिल पास कर दूंगा,
तो जब तीनों मिलके चोरी करेंगे ना तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। तो ये होता है अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं कॉल्यूजन, मिल बांट के काम करना। ठीक है बच्चों, हमने कहा सर फ्रॉड की वजह से गलती ना ढूंढने का रिस्क एरर की वजह से गलती ना ढूंढने के रिस्क से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड केयरफुली और सोफिस्टिकेटेडली डिजाइन होता है। दूसरा, फ्रॉड जो कॉल्यूजन की वजह से होता है वो और डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा बच्चों, इट इज मोर डिफिकल्ट टू असरटेन मिस स्टेटमेंट इन एस्टीमेट। मिस स्टेटमेंट इन एस्टीमेट इज ड्यू टू एरर और फ्रॉड। एस्टीमेट में अगर कोई गलती है तो वो एरर की वजह से है, फ्रॉड की वजह से है, ये पता लगाना बच्चों और टफ काम होता है। सर एक एग्जांपल दीजिए। हमने कहा बच्चों एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या कहा? मैनेजमेंट का प्रॉफिट था 100 करोड़ का। मैनेजमेंट ने कहा कि मुझे प्रॉफिट 20 करोड़ से कम करना है। इनके डेटर है मान लो 5000 करोड़ के। अब मैनेजमेंट क्या कह सकती है? मुझे प्रॉफिट 20 करोड़ से कम करना है। तो मैनेजमेंट ने कहा मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है 20 करोड़ रुपीस का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये लोग कुछ 20 करोड़ के डेटर हमें पैसा नहीं देंगे। अब ये मैनेजमेंट प्रोविजन बना रही है, मैनेजमेंट बता रही है कि ये लोग पैसे नहीं देंगे क्योंकि इनसे हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। हो सकता है ना भी हो, ये सिर्फ हमें झूठ बोलने के लिए बोला गया हो। क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है बच्चों? एक एस्टिमेट होता है कि इतना नुकसान हो जाएगा। अब ये मैनेजमेंट ने जानबूझ के किया है 20 करोड़ या ऐसे ही बना दिया, कुछ बेस था? तो ये बच्चों रिस्क है। अब हो सकता है अगले साल सिर्फ 5 करोड़ का ही बेड डेट हुआ, 15 करोड़ का बेड डेट नहीं हुआ, 15 करोड़ आपको राइट बैक करना पड़ा। अब ये 15 करोड़ का गैप क्यों आया? अब एक रीजन हो सकता है मैनेजमेंट को जेन्युइनली लगा कि 20 करोड़ का नुकसान होगा, बट हुआ नहीं। एक है मैनेजमेंट ने जानबूझ के ज्यादा प्रोविजन बनाया ताकि प्रॉफिट कम दिखा सके। हो सकता है बच्चों। हाँ जी सर। अब आपको कैसे पता? सर ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के किया या कैसे किया, बिना जाने पूछे अनजाने में किया। तो यही चीज है बच्चों। तो जो एस्टिमेट बनते हैं ना, इसमें गलती तो दिख गई कि 15 करोड़ की गलती है। अब ये 15 करोड़ की गलती एरर थी या फ्रॉड थी, हमें नहीं पता। तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों अभी तक हमने ऐसे 240 में क्या समझा? सर हमने ये समझा कि ऐसे 240 कहता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर मैनेजमेंट है, TCWG की। दूसरी चीज हमने समझी, ऐसे 240 कहता है कि ऑडिट में क्या होती है बच्चों? सर इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिस वजह से सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिल सकती। दूसरा ऐसे 240 क्या कहता है बच्चों? ऐसे 240 कहता है सर कि फ्रॉड की वजह से करी गई गलती को ना ढूंढने के चांसेस एरर की वजह से करी गई गलती को ना ढूंढने से है। मतलब फ्रॉड से करी गई गलती मिसस्टेटमेंट ढूंढनी मुश्किल है, एरर से करी गई मिसस्टेटमेंट ढूंढनी आसान है। बच्चों और टफ हो जाती है अगर कॉल्यूजन की वजह से हो, प्लस एस्टीमेट में जजमेंट में एरर है फ्रॉड है, ये पता लगाना बच्चों और मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने ये समझा था कि सर ऐसे 240 के अंदर लिखा है कि फ्रॉड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर के लिए हमने क्या चीज समझी थी? अब तक 2 चीजें समझी थी सर। हमने ये समझा था कि एक तो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट में जिस वजह से आप सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ सकते। दूसरी चीज हमने ये समझी थी रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन, मतलब फ्रॉड की वजह से गलतियां जो मिलती हैं वो कम मिलती हैं हमें, हम उसको प्रॉपरली ढूंढ नहीं पाते हैं। वेयरएज एरर की वजह से जो गलतियां होती है वो हम आराम से ढूंढ पाते हैं। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों आगे इसी पे कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट टू फाइंड देन फ्रॉड बाय एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है तो उसको ढूंढना आसान है, मैनेजमेंट ने जो फ्रॉड किया है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों बच्चों? सर ऐसा इसलिए, हमने एक एग्जांपल समझा था, कैशियर, अकाउंटेंट, रिव्यूअर। ये एक एम्प्लॉय है कैशियर। अगर कैशियर गड़बड़ करेगा तो अकाउंटेंट ढूंढ लेगा, अकाउंटेंट गड़बड़ करेगा रिव्यूअर ढूंढ लेगा, रिव्यूअर गलती करेगा तो शायद टॉप मैनेजमेंट ढूंढ लेगी। बट अगर एम्प्लॉय गलती कर रहा है तो ढूंढी जा रही है। बट अगर टॉप मैनेजमेंट ने इन सबको बोला कि आप गलत काम करो और कोई भी ऑडिटर को नहीं बताएगा तो क्या ढूंढना आसान है? नहीं सर। एम्प्लॉय के केस में क्या होता है बच्चों?
एक एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा है तो कोई दूसरा एम्प्लॉय आके बता देगा, 2 एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहे हैं तो कोई तीसरा आके बता देगा कि हाँ जी ये लोग गलत काम कर रहे हैं। बट मैनेजमेंट के केस में क्या होगा, जब मैनेजमेंट गलत काम करती है तो नीचे से कोई नहीं बताएगा, कोई भी एम्प्लॉय नहीं बताएगा। दूसरी चीज, वो और सोफिस्टिकेटेडली प्रॉपरली डिजाइन करके काम करती है ताकि ऑडिटर उसे ढूंढ ना पाए। कैसे सर, कोई एग्जांपल दो। मैनेजमेंट ने अपनी टीम को बोला, जो कैशियर वगैरह है, कि आपको ऑडिटर को डेटा नहीं देना, ऑडिटर को डेटा लास्ट मोमेंट पे देना ताकि वो कम ऑडिट कर सके और वो चीजें चेक ना कर पाए। तो क्या ऑडिटर गलती ढूंढ सकता है? अब यहाँ पे एरर किसने, फ्रॉड किसने किया होगा? मैनेजमेंट ने। ऑडिटर को लास्ट में डेटा मिलेगा, ऑडिटर सारा काम नहीं कर पाएगा, सारी गलतियां ढूंढ नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर। तो इसीलिए बच्चों, जो मैनेजमेंट फ्रॉड करती है ना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, एम्प्लॉय का फ्रॉड ढूंढना आसान होता है। चौथी चीज बच्चों, ऑडिट प्रोसीजर जो हम लगाते हैं ऑडिट करने के लिए, वो हम किस लिए लगाते हैं? सर, हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू लेते हैं। कौन सा व्यू लेते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। हम मान के चलते हैं कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, हमें ट्रू एंड करेक्ट नहीं देखना। यही होता है बच्चों। हाँ जी सर। तो बच्चों, जब आप ट्रू एंड फेयर व्यू देख रहे हो ना, तो आप सारे फ्रॉड ढूंढ नहीं सकते। आपके प्रोसीजर्स आर नॉट इफेक्टिव इन फाइंडिंग फ्रॉड इंक्लूडिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझ रहे बच्चों? मतलब बच्चों, हुआ क्या कि आप जब ऑडिट प्रोसीजर बनाते हैं तो आपने कहा आपको इन्वेंट्री में वैल्यूएशन चेक करनी है, आपको इन्वेंट्री में एग्जिस्टेंस चेक करनी है। आप कभी प्रोसीजर ये नहीं बनाते कि आपको इन्वेंट्री में फ्रॉड ढूंढना, क्योंकि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए बच्चों, जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर मे नॉट बी इफेक्टिव, ढूंढ सकते हैं बट मे नॉट बी इफेक्टिव इन फाइंडिंग फ्रॉड। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 ने क्लियर कट कहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। ऑडिटर से हमें पता है कि वो सारी गलतियां नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। दूसरी चीज, फ्रॉड जो है बहुत केयरफुली और सोफिस्टिकेटेडली डिजाइंड होते हैं। तीसरी चीज, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट बहुत टफ होता है ढूंढना। चौथा, हमारे ऑडिट प्रोसीजर ऐसे नहीं बने होते कि हम फ्रॉड ढूंढ ले। फ्रॉड के लिए बच्चों एक अलग से ऑडिट होता है जिसका नाम है फॉरेंसिक ऑडिट। उसके अंदर ना इन्वेस्टिगेशन होती है। एज एन ऑडिटर हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करते हैं। हम पुलिस इंस्पेक्टर की तरह काम नहीं करते कि क्रिटिकली हर चीज को देखना। जब कोई मर्डर केस होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, क्रिटिकली एग्जामिन करता है हर पर्सन को। उनके हिसाब से तो हर पर्सन दोषी है, बट ऑडिटर ऐसा नहीं होता। ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देखता है। इसीलिए ऑडिटर के सारे प्रोसीजर जो होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर जो होते हैं, वो सारे फ्रॉड ढूंढ नहीं पाते। बट एक चीज बताओ बच्चों, सर स्टैंडर्ड ने तो बोल दिया ऑडिटर फ्रॉड नहीं ढूंढ पाएगा सारे, तो क्या हम फ्रॉड ढूंढे भी ना? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको ऑडिट करना है एज पर स्टैंडर्ड, सो डेट आपकी रिपोर्ट जो हो क्या हो, अप्रोप्रिएट हो। उन प्रोसीजर्स को करने से अगर आपको फ्रॉड मिलता है तो प्लीज आप काम करेंगे, एक्सटेंड करेंगे ऑडिट प्रोसीजर को। बट अगर आपको कुछ फ्रॉड नहीं मिलता तो कोई भी चैलेंज नहीं है। मींस ऑडिटर को प्रूफ करना होगा कि उसने प्रॉपर ऑडिट की प्लानिंग करी है, प्रॉपर ऑडिट को एग्जीक्यूट किया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, वो इस चीज को सब्सटेंशिएट अगर कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो दिखाएगा कि उसने नेग्लिजेंस किया है, केयरलेसनेस करी है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो जाएंगे। ये चीज समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। चलिए बच्चों, एक बार रीड करते हैं। पहले एक बार ये केस स्टडी रीड करते हैं, फिर कंटेंट को रीड करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, अ फ्रॉड वाज डिटेक्टेड एट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटी। ऑडिटी मींस एबीसी लिमिटेड, जिसका ऑडिट हुआ है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी alleged that there is a failure on the part of auditor to detect fraud. मैनेजमेंट कह रही है कि ऑडिटर ने गड़बड़ करी है, ऑडिटर ने फ्रॉड नहीं ढूंढा, ऑडिटर के पार्ट पे गलती है, ऑडिटर का फेलियर है, एंड दैट ऑडिटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डिटेक्टिंग फ्रॉड इन द कंपनी। मैनेजमेंट बोल रही है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजमेंट कह रही है मैंने तो ऑडिटर रखा था,
ऑडिटर का काम था चेक करना, ऑडिटर ने क्यों चेक नहीं किया? अगर नहीं मिला तो मुझे ऑडिटर को बताना चाहिए था कि फ्रॉड है, तो ऑडिटर मुझे बताता, मैनेजमेंट कह रही ऑडिटर मुझे बताता तो मैं ठीक कर देती। एबीसी लिमिटेड ने तो सब कुछ अपने ऑडिटर पे डाल दिया, क्या वो चीज ठीक है? नहीं। ऐसे 240 क्या कहता है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को प्रॉपरली ऑडिट करना है एज पर स्टैंडर्ड। ऑडिटर हो सकता है फ्रॉड ढूंढ ले, हो सकता है फ्रॉड ना ढूंढ पाए, बट ऑडिटर को शो करना पड़ेगा कि हाँ जी ऑडिटर ने प्रॉपरली काम किया है। यही होता है बच्चों। हाँ जी सर। The liability of the auditor for failure to detect fraud exists only when such failure is clearly due to not exercising reasonable care and skill. Means जब ऑडिटर ने reasonable care and skill का मतलब हो गया properly audit नहीं किया है, बट अगर उसने properly audit किया है तो कोई चैलेंज नहीं है। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए इसका। हमने कहा बच्चों फॉर एग्जाम्पल एबीसी में बैंक बैलेंस दिख रहा है 2.5 करोड़ रुपए का बुक्स के अंदर, बट एक्चुअल में ऐसा कोई बैंक नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक से जाके कंफर्मेशन ले, बट ऑडिटर ने नहीं ली, इसलिए ऑडिटर को नहीं पता लगा कि ये फ्रॉड है। तो अब किसकी गलती है? सर ये ऑडिटर की गलती है। ऑडिटर ने रीजनेबल केयर एंड स्किल जो उस टाइम पे प्रॉपरली ऑडिट करना चाहिए था वो नहीं किया। करेक्ट। बट अगर ऐसा नहीं है, ऑडिटर ने प्रॉपरली काम किया है तो ऑडिटर लायबल नहीं है। Thus is the instant case. इस केस में after the completion of statutory audit, if a fraud has been detected, the same by itself cannot mean that the auditor did not perform his duty properly. फ्रॉड मिलना मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर ने अपना काम सही नहीं किया। If the auditor can prove with the help of his papers, means documentation, that he has followed adequate procedure necessary for the proper conduct of audit, he cannot be held responsible for the same. अगर ऑडिटर प्रूव कर देता है कि उसने प्रॉपरली ऑडिट किया है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी उसने सारी करी है, तो उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। इफ हाउएवर द सेम कैन नॉट बी प्रूव्ड, अगर ऐसा प्रूफ नहीं हो पाता मींस ऑडिटर ने नेग्लिजेंस किया है। जैसे हमने बैंक वाला केस बोला कि ऑडिटर का काम था बैंक से कंफर्मेशन लेना, बट ऑडिटर ने बैंक से कंफर्मेशन नहीं ली, मींस ऑडिटर ने ऑडिट प्रॉपरली नहीं किया। जब प्रॉपरली नहीं किया तो शो भी नहीं कर पाएगा, मींस ही इज रिस्पॉन्सिबल। बट अगर वो शो करता है कि वो बैंक में गया, प्रॉपरली कंफर्मेशन ली और बैलेंस टैली कर रहा है, फिर भी फ्रॉड निकल जाए तो उसमें ऑडिटर की कोई गलती नहीं है। तो यही लिखा है, इफ हाउएवर द सेम कैन नॉट बी प्रूव्ड ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मींस अगर फिर से कंक्लूड करते हैं, ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज ऑफ 4 रीजन हम मान के चलते हैं कि ऑडिटर सारी गलतियां नहीं ढूंढ पाएगा। 4 रीजन क्या थे बच्चों? सर 4 थे। इनहेरेंट लिमिटेशन, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, नॉन डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज मोर देन रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ड्यू टू एरर, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, एंड 4th क्या है? ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट मेड फॉर फ्रॉड। तो जब बच्चों ये चीज है, तो अगर ऑडिटर प्रूफ कर सकता है कि उसने सही से काम किया है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, और अगर ऑडिटर प्रूफ नहीं कर सकता तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए बच्चों एक बार ये चारों पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। हम लोग पूरा नहीं रीड करेंगे, पूरा आप लोग रीड कर लीजिएगा, हम सिर्फ ब्रॉडली पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। ब्रॉडली द जनरल प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मे बी नोटेड एज अंडर। पहला क्या है? ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क। अनअवॉइडेबल रिस्क का मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते, मतलब ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड, कि कुछ कमियां ढूंढी नहीं जाएंगी, कुछ मिसस्टेटमेंट ढूंढी नहीं जाएंगी, इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड। मीन्स ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर सारी गलतियां नहीं ढूंढ सकता। एक और चीज बच्चों, जो येलो में लिखा है प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना, ताकि आप एग्जाम में प्रॉपरली लिख सकें। दूसरा क्या था बच्चों? हमने कहा था द रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम अ फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। हमने पहले बात समझी है, क्यों? क्योंकि सर फ्रॉड जो होते हैं वो सोफिस्टिकेटेडली एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ताकि चीजों को प्रॉपरली छुपा सके, सच एज फॉर्जरी,
फॉर्जरी होता है बच्चों फेक साइन करना, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना। डेलिब्रेट फेलियर मतलब जानबूझ के जो फेलियर किया गया है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, और इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के जो मिस रिप्रेजेंट किया गया है। सच एन अटेम्प्टेड कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना बच्चों, मे बी इवन मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट व्हेन अकम्पनीड बाय अ कॉल्यूजन। हमने कहा था अगर कॉल्यूजन की वजह से है तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना और मुश्किल हो जाता है। Collusion may cause auditor to believe that the audit evidence is persuasive when it is not in fact false। मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? persuasive मतलब भरोसामंद। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ABC एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी में एक कैशियर है, दूसरा अकाउंटेंट है, तीसरा इनका सुपरवाइजर है। कैशियर ने ऑडिटर को फेक बिल दे दिया। अब फेक बिल दे दिया, ऑडिटर कैसे चेक करेगा? ऑडिटर इनसे पूछेगा, फिर इनसे पूछेगा, फिर इनसे पूछेगा। अगर तीनों ही बोलेंगे कि ये बिल ठीक है तो ऑडिटर को क्या भरोसा हो जाएगा कि ये बिल ठीक है, चाहे वो रियलिटी में क्या था, फेक था। यही चीज लिखी हुई है। कॉल्यूजन की वजह से ऑडिटर को क्या होता है, मे बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव, सही है, भरोसेमंद है, चाहे वो रियलिटी में झूठ था। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड, ऑडिटर फ्रॉड को कैसे ढूंढ पाएगा, उसकी एबिलिटी डिपेंड करेगी कि चोरी करने वाला कैसा है। अगर चोरी करने वाला अच्छा इंसान है, मास्टरमाइंड है और बहुत केयरफुली उसने काम किया है तो ऑडिटर उस गलती को ढूंढ नहीं सकता। किस पे डिपेंड करेगी? स्किलफुलनेस, जो स्किल सेट है ऑफ द परपिटेटर। परपिटेटर मींस वो पर्सन जिसने चोरी करी है, उसकी स्किल पे, फ्रीक्वेंसी कितनी बार करी है, एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, कितना बड़ा फ्रॉड है, इन सब चीजों के ऊपर बच्चों डिपेंड करेगा। हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम नहीं रीड कर रहे हैं, बाकी आप प्लीज रीड कर लीजिएगा। लास्ट है वेदर मिसस्टेटमेंट इन जजमेंट एरिया। हमने कहा था जजमेंट एरिया में जो गड़बड़ है वो एरर है या फ्रॉड है, उसको ढूंढना क्या होता है और मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर to determine that whether misstatement in the judgment area such as accounting estimate are caused by fraud or error। हमने एग्जांपल समझा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के बनाई है गलत या फिर अनइंटेंशनली बनाया है फ्रॉड, अनइंटेंशनली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गलत बनाया था। तीसरा था पॉइंट बच्चों, द रिस्क ऑफ द ऑडिटर ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट ने अगर कोई फ्रॉड किया है उसको ना ढूंढ पाने का रिस्क ज्यादा होता है एम्प्लॉय फ्रॉड से। मीन्स अगर एम्प्लॉय में फ्रॉड किया है तो वो ढूंढ पाना आसान है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो उसको ढूंढ पाना मुश्किल है। लास्ट चीज हमने क्या समझी थी बच्चों? सर हमने कहा था हमारे प्रोसीजर सारे फ्रॉड्स को ढूंढ नहीं सकते। सिमिलरली बच्चों, व्हेन ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रूआउट द ऑडिट। ये चीज हम जानते हैं बच्चों। हाँ जी सर, हमने पहले चैप्टर्स में समझा है। कंसिडरिंग द पोटेंशियल ऑफ द मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की वजह से जो रिस्क है, पोटेंशियल मतलब जो पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हमने पहले समझा हुआ है। And recognizing the fact that the audit procedure are effective for detecting error may not be effective in detecting fraud। means जो प्रोसीजर्स आप लगा रहे हैं, जिस वजह से आप एरर ढूंढ पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप फ्रॉड ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होता है, प्लस हमारे प्रोसीजर्स फ्रॉड के लिए डिजाइंड नहीं होते। तो चलो बच्चों इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हमने क्या कहा सर? ऐसे 240 कहता है कि फ्रॉड ढूंढने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की। ऑडिटर प्राइमरीली नहीं ढूंढ सकता। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, फ्रॉड की वजह से ढूंढना मुश्किल होता है मिसस्टेटमेंट को। मैनेजमेंट ने अगर फ्रॉड किया है तो और टफ है, प्लस हमारे प्रोसीजर्स फ्रॉड के लिए डिजाइंड नहीं होते। हाउएवर हमने कहा कि ऑडिटर को अपना ऑडिट रीजनेबल केयर से करना है, एज पर स्टैंडर्ड करना है, और उसको वो प्रूफ भी करना है, जो हमने इस केस स्टडी में पढ़ा था। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अभी अपना टॉपिक है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। मींस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड होने का रिस्क क्रिएट होता है। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्रॉड होने का रिस्क अराइज होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या ऐसे फैक्टर हैं वो समझते हैं।
हमने कहा फ्रॉड दो तरीके के होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है क्या, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड हो, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट का आप मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, चोरी करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240, कौन सा स्टैंडर्ड है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240। क्या स्टैंडर्ड था बच्चों, सर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज से रिलेटेड, फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे 240 कहता है बच्चों कि फ्रॉड दो तरीके के हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फ्रॉड होने के बच्चों तीन रीजन होते हैं, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। इसमें भी इंसेंटिव प्रेशर्स, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। अगर आप इन तीनों टर्म्स को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों फ्रॉड होते हैं। फिर तो पहले हम इन तीनों टर्म्स को समझते हैं, फिर हम एफआरएफ को एक बार जो डेफिनेशन दी हुई है ऊपर, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं, एंड देन इनके एग्जांपल समझते हैं। तो बच्चों हमने कहा इंसेंटिव है, फॉर एग्जांपल मिस अप्रोप्रिएशन की बात करो, इंसेंटिव है, प्रेशर है। अब कोई कैशियर है, उसको फैमिली प्रेशर है, उसको 1 लाख रुपए चाहिए, अब उसके सामने कैश रखा हुआ है 10 लाख का, वो 1 लाख ले लेगा, ले सकता है नहीं ले सकता, ले सकता है, क्योंकि उस पर क्या है, प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने कहा हम आपको बोनस देंगे अगर आप 5 करोड़ की सेल करोगे। तो अब जो सेल्स का पर्सन है वो सोच रहा है कि सेल्स तो सिर्फ 4 करोड़ की होती है, मैं 5 करोड़ की कैसे करूं, तो वो 1 करोड़ का फेक सेल डाल देगा। डाल सकता है, हाँ जी, क्योंकि उसके पास इंसेंटिव है उस बोनस के लिए। कर सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल कर सकता है, तो वो इंसेंटिव हो गया बच्चों। तो कोई भी फ्रॉड हो उसके लिए एक चीज होती है इंसेंटिव या प्रेशर। दूसरा है बच्चों अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, सर अपॉर्चुनिटी थी, दिखा चोरी कर सकते हैं, कर ली। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इन्वेंट्री का स्टॉक वेरिफिकेशन करा रही थी, तो सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। एक एम्प्लॉय को दिखा कि कोई भी नहीं है वहां पे, वो गया 5 आइटम निकाली और लेके चला गया, किसी को पता नहीं लगा। क्यों निकाली उसने, क्योंकि उसे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, कोई पर्सन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है चेक करने वाला, तो उसे सामान लेके चला गया। तो ये होता है बच्चों अपॉर्चुनिटी। जब मौका मिले, एक शब्द होता है ना मौकाटेरियन, तो ये वो होते हैं जिनको मौका मिला और उन्होंने फ्रॉड कर दिया। तीसरा एटीट्यूड रेशनलाइजेशंस। एटीट्यूड और रेशनलाइजेशंस का दोनों का मतलब बच्चों क्या है कि आपका एटीट्यूड और इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, आप बाय नेचर ही डिसऑनेस्ट है। वो एक एग्जांपल है, एक पर्सन को चोरी करने की बीमारी थी, तो वो जहां जाता था वहीं चोरी करता था। तो कभी किसी शादी में गया तो वहां जाके उसने वहां से चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका नेचर है, वो चोरी करेगा ही करेगा। सिमिलरली एक पर्सन जो डिसऑनेस्ट है, जिसकी इंटीग्रिटी, जिसके साथ इंटीग्रिटी इश्यूज है, वो चोरी करेगा, तो वो मिस अप्रोप्रिएशन भी कर सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसके नेचर में प्रॉब्लम है, वो नेचर से चोर है। ये बात समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। तो हमने कहा बच्चों फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो होता है जिन कारणों की वजह से हो सकता है कोई पर्सन फ्रॉड कमिट करे। अब वो क्या होते हैं, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, थर्ड इज एटीट्यूड रेशनलाइजेशंस। एक बार रीड करते हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर मे बी डिफाइंड एज द इवेंट और कंडीशन दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। मतलब फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो है जो आपको फ्रॉड करने की सिचुएशन बना के दे, चाहे वो इंसेंटिव की वजह से हो, चाहे अपॉर्चुनिटी की वजह से हो, चाहे एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन की वजह से हो। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि इन 3 रीजन से होते हैं। चलो अब एक बार तीनों के एग्जाम्पल समझते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के लिए। एक चीज और बच्चों, बुक में और भी एग्जाम्पल्स हैं, हमने कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स कवर किए ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ सके। तो आप प्लीज एक बार उन्हें रन कर लेना, इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा क्वेरी रेज करके। रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमने पहला कहा इंसेंटिव और प्रेशर, किस वजह से क्या क्या ऐसे इंसेंटिव हो सकते हैं, क्या प्रेशर हो सकते हैं जिस वजह से आप गलत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो, आप गलत अकाउंट्स बनाओ। पहला
हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है या मार्केट सैचुरेटेड है, मार्केट पूरी तरह से परिपक्व है, सही है, अब उसमें और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। अकम्पनीड बाय अ डिक्लाइनिंग मार्जिन, मींस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है, कंपनी कह रही है मेरा एक तो बिजनेस कम हो रहा है, दूसरा मार्केट इतनी कंपटीशन है, मैं सेल कैसे बढ़ाऊं, जब सेल बढ़ाऊंगी प्रॉफिट बढ़ाऊंगी तभी मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिले दिखेगा, मेरा शेयर का प्राइस ज्यादा जाएगा, तो कंपनी के ऊपर प्रेशर है। दूसरा एग्जांपल, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड इंक्रीजिंग बिजनेस फेलियर, मेरा बिजनेस कंटिन्यूसली फेलियर में है और मेरे कस्टमर की डिमांड कम होती जा रही है, मेरा बिजनेस कम होता जा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, बिजनेस कम हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट नेटवर्थ कम होती जा रही है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी हो सकता है रॉन्ग प्रैक्टिसेस पे लग जाए और फेक सेल्स डालनी शुरू कर दे। तीसरा, ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी, फोरक्लोजर और हॉस्टाइल टेकओवर एमिनेंट। कहने का मतलब ये है बच्चों, बैंकरप्सी मतलब लुट जाना, बर्बाद हो जाना, फोरक्लोजर मतलब बंद होना, हॉस्टाइल मतलब किसी को टेक ओवर करना, हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब उनकी परमिशन लिए बिना बस फटाफट उनके शेयर्स परचेज करके उन्हें टेक ओवर कर लिया, एमिनेंट मतलब प्रतीत होता है कि ऐसा कोई टेक ओवर हो सकता है। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि मेरे लॉसेस हैं कंटिन्यूसली, तो हो सकता है मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, हो सकता है मेरे को बिजनेस बंद करना पड़े या कोई मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट आ रहे हैं, ताकि कोई भी बैंकरप्सी का सवाल ना आए, हम बैंक से जाके लोन वगैरह ले सके। अब कंपनी तो लॉसेस में है, कंपनी दिखाना प्रॉफिट चाहती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ जी सर, तो ये है क्या है, कंपनी के ऊपर प्रेशर है। सिमिलरली बच्चों, चौथा एग्जांपल, रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज। नेगेटिव कैश फ्लोज मतलब कैश इनफ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो है, और इनएबिलिटी टू जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही, कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी 100 रुपए का खर्चा करती है, 80 रुपए कमाती, 80 रुपए की इनकम लाती है, 20 रुपए जेब से दे रही है। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी का फाइनेंशियल्स प्रॉफिट क्या होगा, इरोड होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कंपनी को क्या करना है, या तो बिजनेस ठीक कर ले, और अगर कंपनी बिजनेस ठीक नहीं कर पा रही है तो कंपनी पे प्रेशर है, बिजनेस को कैसे सही करे, तो हो सकता है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, गलत फाइनेंशियल्स बनाने शुरू कर दे। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, जैसे इंसेंटिव है। अब मैनेजमेंट को पता है कि जैसे ही वो प्रॉफिट अच्छा दिखाएंगे तो उनका शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा, और लेट से टॉप मैनेजमेंट के पास कुछ शेयर्स रखे हैं, अब वो 100 रुपए में उन्होंने परचेज किए मानो बात। अब उन्हें पता है कि जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट अच्छा दिखाया, शेयर का प्राइस हो जाएगा 200, वो शेयर को बेचेंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। तो मैनेजमेंट के पास इंसेंटिव है ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने का, गलत प्रॉफिट दिखाने का, ताकि उन्हें एक बेनिफिट मिल जाए। ये हो गया बच्चों इंसेंटिव्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों इंसेंटिव प्रेशर के। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मींस ऑप्शन है, कंपनी कर सकती है ताकि कंपनी को लग रहा है किसी को पता नहीं लगेगा। तो कंपनी ने कहा मेरी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, क्या हम करें, क्या हम उसे डिस्क्लोज करें। वो कह रही है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके साथ है उनका ऑडिट ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कह रही है मेरे पे एक अपॉर्चुनिटी है सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और विथ रिलेटेड एंटिटीज नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर फर्म। मींस रिलेटेड एंटिटीज जिनके साथ वो ट्रांजैक्शन कर रही है उनका ऑडिट नहीं हो रहा, तो किसी को भी पता नहीं लगेगा कि क्या, ये पता नहीं लगेगा कि आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन छुपा सकती है। दूसरा क्या है, अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस। कंपनी बहुत बड़ी है जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है कि बाकी लोग, बाकी कंपनीज उसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा लेट्स से मारुति है, मारुति कार बनाती है, बट जो पार्ट्स बनते हैं वो बाकी लोगों से लेते हैं। तो वो जो बाकी लोग हैं लेट्स से ABCD, वो सारे किस पे डिपेंडेंट है, मारुति पे। तो अगर मारुति इन चारों को कुछ करने को बोलेगी तो क्या मना करेंगे, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मारुति की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है, इसलिए कोई भी मना नहीं करेगा, सबको अपने बिजनेस का डर है। तो मारुति के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो गलत काम कर सके, करती नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट
एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यही है अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर। डोमिनेट मतलब रूल करना। तो अगर आपकी ऐसी प्रेजेंस है तो आप बाकी लोगों को अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो। तीसरा है बच्चों, हमने कहा था एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन, मींस इंटीग्रिटी इशू है, एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, जो क्लाइंट है, कंपनी है, उसने कंटिन्यूअसली रूल्स तोड़े हुए हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूअसली चार्जेस हैं जो सेबी ने, एमसीए ने लगा रखे हैं। तो अगर ऐसे हैं तो हमें पता है ये कंपनी चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, करेक्ट। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग एंटिटीज इन्वेंट्री प्राइस और अर्निंग ट्रेंड। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या है, एक्सेसिव इंटरेस्ट है कि वो अपना अर्निंग ट्रेंड बढ़ाना चाहती है, प्राइस को, शेयर प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जाना चाहती है, ताकि आज जो 100 रुपए का शेयर है वो फटाफट 200 रुपए का हो और उसे बेचे और निकले, ताकि 100 रुपए का गेन कमा ले। हो सकता है। तो कंपनी का जो, उन लोगों का, मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट है वो है कंटिन्यूअस इंटरेस्ट है, एक्सेसिव इंटरेस्ट है, हद से ज्यादा इंटरेस्ट है, ताकि एंटिटी का इन्वेंट्री प्राइस बढ़ाए या अर्निंग ट्रेंड बढ़ाए। दिस इज ऑल्सो रिस्की। जब कंपनी का सोल इंटेंशन, मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि मुझे शेयर प्राइस बढ़ाना है, तो वो गलत तरीके से भी शेयर प्राइस बढ़ा सकती है, करेक्ट। तीसरा, मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल्स। मैनेजमेंट को पता है मेरे इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम है, बट उसको ठीक ही नहीं करना चाह रही। प्रॉब्लम क्या है, एटीट्यूड। जब ऐसी चीज होती है तो हो सकता है कि कोई और गड़बड़ हो रही हो या मैनेजमेंट कोई और गड़बड़ करना चाह रही है। एंड इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इनएप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजंस। टैक्स मोटिवेटेड रीजन मतलब टैक्स को कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल टैक्स को कम करने के लिए कंपनी ने फेक बिल्स डलवाने हैं, तो ये मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है, मतलब मैनेजमेंट के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। लास्ट है बच्चों एक, द ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब उसी बिजनेस के अंदर वो पर्सनल ट्रांजेक्शन भी डालते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी डालते हैं, तो वो फाइनेंशियल्स हमेशा ही गलत होंगे, क्योंकि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस से अलग रखना चाहिए। ये किस चीज की प्रॉब्लम है, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। बच्चों हम ये कह रहे हैं जब एटीट्यूड में प्रॉब्लम होती है तो चांसेस है कि रिस्क ज्यादा है कि फ्रॉड हो सकता है। जब हमें पता है कि वो अपने पर्सनल बिल भी वहीं डालता है तो हो सकता है खर्चे ठीक ना हो, खर्चे ठीक नहीं होंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक नहीं होंगी। बच्चों एक वर्ड और यहां पर यूज्ड है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब है गलत एटीट्यूड को जस्टिफाई करना। मतलब यहां पर हमने देखा कि किस किस केस में मैनेजमेंट का गलत एटीट्यूड है, जैसे नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन। अब मैनेजमेंट उसी एटीट्यूड को सही समझ रहा है, तो जब मैनेजमेंट उसी एटीट्यूड को सही समझ रहा है, गलत एटीट्यूड को सही समझ रहा है, तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को वही एटीट्यूड सही लग रहा है। तो रैशनलाइजेशन से क्या हुआ कि उन्होंने उसी एटीट्यूड को जस्टिफाई किया जो उनके अकॉर्डिंग, जो गलत एटीट्यूड है, और उसी को सही मान के आगे काम कर रहे हैं, जिस वजह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों अभी तक हमने समझा था कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर 3 तरीके के होते हैं, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड एटीट्यूड ऑब्लिक रेशनलाइजेशंस। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल किस पार्ट के समझे थे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। चलिए आज कुछ एग्जाम्पल समझते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के केस में। पहला पॉइंट है बच्चों इंसेंटिव और प्रेशर। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब एसेट की लेट से चोरी करना। अब कब एक पर्सन के पास प्रेशर है, जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से प्रेशर हो, या फैमिली की वजह से प्रेशर हो, या उसके अंदर भड़ास भरी हुई हो मैनेजमेंट के अगेंस्ट में, वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है, उसके दिल में ग्रजेस है मैनेजमेंट के लिए, तो उस केस में उसके पास प्रेशर और इंसेंटिव होता है कि वो एसेट की मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है। एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। एक कैशियर है ए, ये कैश को मेंटेन करता है, लेट से इसके पास 10 लाख रुपीज कैश है, इसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर है क्योंकि इसको घर पे देने हैं, ये हाथ से चोरी कर लेगा, कर सकता है? हाँ जी सर कर सकता है। एक रीजन तो ये हो गया, ये इस पे प्रेशर है। दूसरा बच्चों, इसका जो बॉस है माना बी ने आज आते ही इसकी बहुत झाड़ लगाई, पिटाई करी, सुनाया इसे। अब इसके अंदर, दिल के अंदर भर गया कि मुझे बी से बदला लेना है, तो क्या करेगा, उसके लिए वो पैसे चोरी कर लेगा। कर सकता है? हाँ जी सर कर तो सकता है। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर इंसेंटिव भी हो सकता है,
प्रेशर भी हो सकता है, जैसे फैमिली प्रेशर, और ये इंसेंटिव है कि मुझे इससे बदला लेना है, कर सकता है ना। हाँ जी सर, चलिए एक बार रीड करते हैं। पर्सनल फाइनेंस ऑब्लिगेशन may create pressure on management or employees with access to cash or other asset susceptible to theft। susceptible मतलब जिसका चोरी करना पॉसिबल है। अब एक चीज बताओ, ये कैश चोरी कर सकते हैं क्या? बिल्डिंग चोरी कर सकता है? नहीं सर, बिल्डिंग थोड़ी ना उठा के लेके जाएंगे, सिर्फ एसेट ही तो लेके जा सकते हैं जो भी मूवेबल है। तो इसीलिए तो हमने कहा पहला रीजन क्या हो गया बच्चों, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। दूसरा, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और एंटिटी के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। तो जब अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और उस एम्प्लॉय के पास जैसे इन्वेंट्री रखी है, कंप्यूटर्स वगैरह रखे हैं, कैश रखा है, तो वो उसकी चोरी कर सकता है। एंड एम्प्लॉय विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट susceptible to theft may motivate those employees to misappropriate those asset। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जैसे इस बॉस ने आके इन्हें बहुत अच्छा खासा सुनाया, तो इससे रिलेशन अच्छे नहीं है, इसके दिल में ग्रजेस है इससे बदला लेने की, तो वो एसेट चोरी कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो वो एडवर्स रिलेशनशिप हो गए, बुरे रिलेशनशिप हो गए। कुछ एग्जांपल है, नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। ए को पता है कि बी उसे नौकरी से निकाल देगा, ये फ्यूचर में निकालने वाला है, तो भी ए को लगेगा मुझे इससे बदला लेना है। रीसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन और बेनिफिट प्लान। जैसे 3 एम्प्लॉय है, लेट से ए एम एन, बी ने एम को प्रमोशन दिया, एन को प्रमोशन दिया, ए को प्रमोशन नहीं दिया, तो ए के दिल में बुरा होगा, उसको लगेगा कि नहीं मुझे सही नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, लगेगा। वो क्या होगा, वो एसेट चोरी कर सकता है। एंटिसिपेटेड या रीसेंट चेंज, रीसेंट मतलब जो हो गए, एंटिसिपेटेड जो लग रहे हैं होने वाले हैं, जैसे इसने कहा ये प्रमोशन हो गए, या ऐसा भी हो सकता है ए को लग रहा है कि बी एम और एन को प्रमोशन तो देगा बट मुझे प्रमोशन नहीं देगा। ठीक है बच्चों। तीसरा, प्रमोशंस, कंपेंसेशन एंड अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन। जैसे इसके अंदर हमने समझा था, कंपेंसेशन होता है बच्चों जो पेमेंट उसे करनी है। कंपेंसेशन और प्रमोशन एक दूसरे से लिंक्ड है। जब प्रमोशन होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, कंपेंसेशन मींस पैसे। अब पैसे कम मिलेंगे तो भी एम्प्लॉइज के दिल में ग्रजेस हो जाती है। मींस अगर हम इसका एक एग्जांपल और समझे, बी ने क्या किया, इन दोनों को तो 20-20% इंक्रीमेंट दे दिया, इसको सिर्फ 5% दिया, तो इसके दिल में ग्रजेस होंगी। बी ने क्या किया, इन दोनों को प्रमोशन दिया, ए को प्रमोशन नहीं दिया, तो भी ए को ग्रजेस होंगी। सिमिलरली प्रमोशन, कंपेंसेशन एंड अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन। इसको लगा ज्यादा मिलेगा बट कम मिला, तो इसके दिल में ग्रजेस है, एंड नाउ ही इज इन अ पोजिशन टू मिस अप्रोप्रिएट एन एसेट। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। दूसरा बच्चों, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब जब दिख रहा है कि चोरी हो सकती है। ए ने देखा कंपनी ने सारी इन्वेंट्री एक जगह पे कलेक्ट कर दी है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। यहां पे सारी इन्वेंट्री रखी हुई है। ए ने देखा यहां पे ना तो कैमरा है, ना सिक्योरिटी गार्ड है, गेट खुला हुआ है, कोई देख नहीं रहा, तो क्या ए एक इन्वेंट्री लेके जा सकता है? सर लेके जा सकता है। ए बोलेगा कोई देख नहीं रहा, कोई भी कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो चोरी करने का अच्छा ऑप्शन है, चोरी कर लो। तो ए ने चोरी कर ली। क्यों करी? क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, उसके ऊपर प्रेशर नहीं था, बट क्या था, अपॉर्चुनिटी थी। दीज पीपल आर मौकाटेरियन, जिन्हें मौका मिला और चोरी करके ले गए। फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड और प्रोसेस्ड। आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, अब बहुत सारा कैश पड़ा है तो उसने कहा यार कुछ गायब कर देता हूं। इन्वेंट्री आइटम दैट आर स्मॉल इन साइज और हाई वैल्यू और हाई डिमांड। डायमंड्स है, डायमंड्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, स्मॉल इन साइज है, हाई वैल्यू और हाई डिमांड में होते हैं। एम्प्लॉय को दिखे रखे हुए हैं, एम्प्लॉय ने देखा कोई नहीं देख रहा, चोरी कर ली, जेब में डाला, निकल गया। कर सकता है? हाँ जी सर। इजीली कन्वर्टेबल एसेट सच एज बियरर बॉन्ड, डायमंड और कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर की जैसे हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव्स हो गए, इजीली कन्वर्टेबल एसेट जिनको आप आराम से बेच सकते हो। तो उसने क्या किया, वो एसेट लिया, चला गया। जनरली ऐसे केसेस में चोरी होती है जहां पे वो उसे रेडिली बेच सके। क्यों? क्योंकि ये चोरी कौन करता है, छोटे लेवल का पर्सन करता है। छोटे लेवल का पर्सन क्या करेगा, एक मोबाइल चोरी किया, जाके बाजार में बेचेगा और पैसा ले लेगा, यही करेगा। तो उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो कर लेगा। फिक्स एसेट विच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओनरशिप।
ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन मीन्स जिसकी ओनरशिप ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे मोबाइल चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो उनके लॉक्स वगैरह तोड़ के उनको मार्केट में सेल कर दिया जाता है, उनके ओनरशिप किसके पास थी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो एसेट स्मॉल इन साइज है, जो मार्केटेबल है, उनको बेच दो। मीन्स ये जो एम्प्लॉय है वो आइटम जो दिख रही है कि भैया रेडिली सेलेबल है और इजीली एक्सेसिबल है, जिसको आप निकाल के लेके जा सको, छोटा साइज है, उसको चोरी कर लेगा, वहां उस पर अपॉर्चुनिटी है। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, जैसे इस केस में कोई नहीं था, कंट्रोल नहीं है, तो वो आराम से चोरी कर लेगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन, जहां इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है, जहां ऑनेस्टी का प्रॉब्लम है। जैसे डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। सामने वाला, हमने कहा भैया चोरी है, एक एम्प्लॉय जिसका नेचर ही चोरी का है, वो क्या करेगा, एसेट को चोरी करना है, कंट्रोल्स को देखेगा नहीं देखेगा, कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगा किसी ना किसी तरीके से और ले जाएगा। बाय ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल, कंट्रोल्स को चोरी करेगा। जैसे आपने कहा ज्वेलर की शॉप है, ज्वेलर की शॉप में ना कैमरा लगा हुआ है, तो कोई भी एसेट लोगे तो पकड़ा जाएगा। तो सामने वाला चोरी का नेचर था, तो क्या करेगा, कैमरा ऑफ करेगा, लाइट ऑफ करेगा, सामान उठाएगा और चला जाएगा। तो उसने क्या किया, इंटरनल कंट्रोल जो कैमरा लगा हुआ है उसको ओवरराइड किया, कंट्रोल को डिसरिगार्ड किया, डिसरिगार्ड किया मतलब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी और चला गया। इसके अलावा वो केसेस जहां जहां पे मैनेजमेंट रेमेडियल एक्शन प्रॉपरली नहीं ले रही है और जहां पे कंट्रोल्स में कमियां हैं, वहां तो पता ही है ना चोरी हो सकती है। जैसे आपने क्या कहा, हमने कैश रखा हुआ है एक लॉकर के अंदर, लॉकर का एक पासवर्ड है, रूल यह है कि हर दूसरे दिन, हर सेकंड डे आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए ताकि किसी को ना पता लगे। इसका जो कैशियर है उसने पिछले महीने से पासवर्ड चेंज नहीं किया है। तो जो बंदा सिक्योरिटी पे बैठा है, जो कैमरा में सब देख रहा है, क्या वो इसका पासवर्ड नहीं देख सकता? वो देख लेगा और आके कैश निकाल के लेके नहीं जा सकता? लेके जा सकता है। तो आपका कंट्रोल था हर दूसरे दिन फॉलो करने का, चेंज करने का, बट आपने नहीं किया, ये कंट्रोल में डेफिशिएंसी और आपने इसे ठीक नहीं करी, तो किसी पर्सन के पास ऑप्शन होता है चोरी करने का। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फेक्शन, जो अभी हमने समझा था पहले, एडवर्स रिलेशनशिप। सिमिलरली दिख रहा है कि सामने वाला आपसे खुश नहीं है, आपका एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं है, तो हो सकता है कि वो चोरी कर ले। बिहेवियर उसका ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि वो खुश नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड है। जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है तो देयर आर चांसेस कि वो जॉब छोड़ता है और कुछ ना कुछ गलत करके जाता है। एक चीज और है बच्चों यहाँ पर, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब, जैसे हमने पहली वीडियो में भी समझा था रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, रैशनलाइजेशन का मतलब है गलत एटीट्यूड को जस्टिफाई करना। मतलब जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल को डिसरिगार्ड कर रहा है, ये उसका गलत एटीट्यूड है और वो उसी को जस्टिफाई कर रहा है, वो उसी को सही समझ रहा है। जब आप गलत एटीट्यूड को सही समझते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सही कार्य नहीं करते हैं। तो एटीट्यूड का मतलब तो हो गया बच्चों, जैसे हमने दोनों एग्जांपल समझे कि हाँ जी ये एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, और रैशनलाइजेशन में आप उसी एटीट्यूड को सही समझ रहे हो चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो बच्चों हमने क्या कहा, मिस अप्रोप्रिएशन 3 वजह से हो सकता है, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी और रेशनलाइजेशन। इंसेंटिव जब उसके ऊपर कोई प्रेशर है या उसके एडवर्स रिलेशनशिप है। अपॉर्चुनिटी जब उसे दिख रहा है कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, एसेट स्मॉल इन साइज है, मार्केटेबल है, बेच के निकल जाएगा। तीसरा एटीट्यूड एंड रेशनलाइजेशन, जब वो दिख रहा है कि हाँ मैनेजमेंट क्या कर रही है, इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं कर रही है, या उसके बिहेवियर से नजर आ रहा है कि हाँ ये एम्प्लॉय खुश नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। ठीक है बच्चों। अभी अपना टॉपिक है सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो बताए कि हाँ जी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड हो सकता है। मींस ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पे हमें लगे कि हाँ जी गड़बड़ हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, और हमें एज एन ऑडिटर वी हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमें बहुत सोचना पड़ेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर को थोड़ा ध्यान से मॉडिफाई करना पड़ेगा। सोचो बच्चों, अब किस तरीके के फ्रॉड होते हैं।
पॉसिबिलिटी, ये जो चारों कैटेगरी हम बाद में समझते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जी क्यों हम कह रहे हैं कि इनसे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मिसिंग डॉक्यूमेंट। आपको पता है एंट्री डलती है, जनरल वाउचर डलता है, जनरल वाउचर के पीछे बिल या इनवॉइस होता है। जब एज एन ऑडिट आप करने गए, आपने उनसे एक जनरल एंट्री का वाउचर मांगा और उसके पीछे उसका इनवॉइस है सपोर्टिंग मांगा। उन्होंने आपको सपोर्टिंग नहीं दिया, कहा सपोर्टिंग खो गया है। तो आपको क्या लगता है, डाउट नहीं होगा कि ये जो एंट्री डली है क्या एंट्री ठीक भी है या नहीं है? डाउट होगा, हाँ सर गड़बड़ हो सकती है। अब ये एक केस में है, और केस में भी हो सकता है। हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है। तो दिस शोज कि हाँ जी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। सिमिलरली ऑल्टर डॉक्यूमेंट, आपने उनसे कहा कि देखो जी ये एक 10 लाख रुपए का ट्रैवल का खर्चा है। हमने कहा ठीक है, आप मुझे इसका बिल दे दो। तो जब आप ऑडिट करने गए, आपने इसका बिल मांगा, तो उन्होंने आपको एक बिल दिया। आपने देखा आपकी कंपनी का नाम है ABC। आपने देखा यहाँ पे ना MNO का नाम था, बट उसके ऊपर फ्लूइड लगा के व्हाइट कलर का ABC लिखा हुआ है। क्या आपको सही लग रहा है ये चीज? नहीं सर, इनवॉइस के ऊपर थोड़ी ना फ्लूइड लगा के काट पीट के चेंज होता है। तो अगर कोई ऑल्टर डॉक्यूमेंट है, ये तो एक केस है, क्या आपको और केसेस में नहीं मिल सकता? मिल सकता है सर, तो गड़बड़ है। हाँ जी सर। तीसरी चीज एसेट मिसिंग है। सर एसेट मिसिंग है मतलब एसेट चोरी हो गया बच्चों। जैसे आपने कहा आपकी इन्वेंट्री में 100 आइटम है, उसमें से 10 आइटम जब आप देखने गए तो 10 आइटम गायब है, 10 आइटम मिसिंग है। मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी समथिंग इज रॉन्ग। अब वो एरर है या फ्रॉड है, वो कुछ भी होगा, वो आपको चेक करने पे पता लगेगा, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। करेक्ट। चौथा डिस्क्रिपेंसी इन एविडेंसेस। डिस्क्रिपेंसी इन एविडेंसेस का मतलब हो गया बच्चों, जब आपने ऑडिट एविडेंस लिया, अब एक ऑडिट एविडेंस में कुछ लिखा है, दूसरे में कुछ लिखा है। फॉर एग्जाम्पल सर, आपने कहा, आपने बैंक से पूछा, कंपनी से पूछा आपका बैंक बैलेंस कितना है। कंपनी ने बोला 70,000 रुपीज। आप बैंक में गए, बैंक में चेक किया, बैंक में निकला 80,000 रुपीज। दोनों में डिफरेंस है? हाँ जी सर डिफरेंस तो है। अब ये डिफरेंस क्यों है, क्यों गड़बड़ हुई है ऐसी? तो देयर इज अ सिचुएशन जहां पे गड़बड़ हो सकती है, एरर हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। मींस जहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसिंग एविडेंसेस होते हैं वहां पे डाउट होता है। तो ये बच्चे हो गए कुछ एग्जांपल कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसिंग एविडेंस के। दूसरा है डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। डिस्क्रिपेंसीज मतलब कमियां, प्रॉब्लम्स। अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, अकाउंट्स में प्रॉब्लम, सर गलत एंट्री डाल दी। एंट्री डालनी थी मिस्टर एक्स को, एंट्री डाली है वाई ने। अनऑथराइज एंट्रीज डल रही है, पीछे कोई बैकअप नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है, एंट्रीज गलत डाली जा रही है, एंट्रीज टाइमली नहीं डाली जा रही है। अप्रैल की एंट्री दिसंबर में डाल रही है। तो अगर अप्रैल की एंट्री दिसंबर में डालोगे तो चांसेस है कि आप एंट्री कुछ ना कुछ छोड़ चुके होगे, हो सकता है गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। हाँ जी सर। तो अगर एंट्रीज टाइमली नहीं डाली गई है या फिर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है या बैलेंसेस हैं। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन मतलब एंट्री गलत बंदे ने डाली है, एंट्री डालनी थी मिस्टर एक्स को, एंट्री डाली है मिस्टर वाई ने। मींस फॉर एग्जाम्पल हमने कहा परचेज की एंट्री डालनी है, तो सर परचेज डिपार्टमेंट का बंदा डालेगा, हाँ जी सर, बट सेल्स के बंदे ने लेट्स से एंट्री डाल दी। तो क्या वो सही है? नहीं सर। तो वो है अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, और उससे जो बैलेंस बनेगा डेटर या क्रेडिटर का, दैट इज अनऑथराइज बैलेंस। तो अगर आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम मिलती है, आपको कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस मिलते हैं, तो चांसेस है कि बच्चों गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। सिमिलरली प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, अनयूजुअल है, कुछ गड़बड़ है उनके रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर तो गया ऑडिट करने, मैनेजमेंट ऑडिट करने ही नहीं दे रही। मैनेजमेंट कह रही है मैं आपको डेटा ही नहीं दूंगी। डिनायल है कि आप डिनाई कर दिया कि आप किसी बंदे से बात नहीं करेंगे, आप एम्प्लॉइज से बात नहीं करेंगे, हम आपको इंक्वायरीज करने ही नहीं देंगे। तो क्या आप ऑडिट कर सकते हैं? नहीं सर। ऐसा क्यों होगा? आपको डाउट नहीं होता कि मैनेजमेंट मना क्यों कर रही है, कुछ गड़बड़ हो सकती है? हाँ सर गड़बड़ तो हो सकती है। क्यों मना कर रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका होगा, तभी तो मना कर रही है। हाँ जी सर। तो अगर मैनेजमेंट आपको डिनाई करती है रिकॉर्ड्स देने से, लोगों से बात करने से, या मैनेजमेंट आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है टाइम का कि नहीं जी ये काम 2 दिन में करके दो, 5 दिन का काम 2 दिन में करके दो, तो अगर आप वो काम 5 दिन का काम 2 दिन में करोगे तो आपकी क्वालिटी हैम्पर करेगी, आप प्रॉपरली ऑडिट नहीं कर पाओगे। या मैनेजमेंट आपको
डिले करके डेटा दे रही है, अनड्यू डिले इन डेटा। मैनेजमेंट को डेटा देना था आपको 1 अप्रैल को ताकि आप 30 अप्रैल तक ऑडिट कर लो। मैनेजमेंट ने आपको डेटा ही 25 अप्रैल को दिया है, तो क्या आप ऑडिट कर पाओगे? नहीं सर। मैनेजमेंट ने जानबूझ के आपको लेट डेटा दिया ताकि आप ढंग से ऑडिट ना कर पाओ, ताकि आप सारी गड़बड़े ढूंढ ना पाओ। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा माइंड कहता है कि हाँ जी, समथिंग इज रॉन्ग। मैनेजमेंट क्यों हमें लेट डेटा दे रही है? मैनेजमेंट क्यों हमारे पर टाइम प्रेशर कर रही है? मैनेजमेंट क्यों हमें रिकॉर्ड चेक करने नहीं दे रही है? आप समझ पा रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, मींस मैनेजमेंट आपको सही से काम करने नहीं दे रही है। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है बच्चों, वो है अदर्स। जो तीनों में नहीं आया वो अदर्स में आया। अदर्स में एक एग्जाम्पल, हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। टू नॉट अलाउ ऑडिटर टू मीट TCWG सेपरेटली या प्राइवेटली। मीन्स मैनेजमेंट TCWG से मिलने नहीं दे रही, दो चार्ज गवर्नेंस से ऑडिटर को मिलने नहीं दे रही। उन्हें डर है कि ऑडिटर उन्हें कुछ बोल ना दे या TCWG उन्हें कुछ बता ना दे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? जब भी आपको आपके काम करने से रोका जाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। या 2 चीजें होती है, या तो आपको कोई गलत चीज मिले या आपको काम ना करने दिया जाए। तो जो पहले 2 पॉइंट है वो है जब आपको गलत चीज मिल रही है, ये है जब आपको काम नहीं करने दिया गया। ठीक है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, इनकंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने कहा, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आपने कहा आपकी कंपनी है ए, इसके अलावा 3 कंपनियां और है जो मार्केट में है। ये FA के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाती है 4 साल में, बाकी तीनों कंपनीज 8 ईयर्स में लगाती है। जब सारे कॉम्पिटिटर 8 ईयर्स में लगाते हैं तो आप क्यों 4 में लगाते हो? कुछ गलत हो सकता है? हाँ जी सर, हो सकता है डेप्रिसिएशन मैनिपुलेट करने के लिए किया गया हो। 4 में लगा के क्या होगा? डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। हो सकता है, हो सकता है। तो जब इनकंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो बेसिकली बच्चों हमने 4 कैटेगरी बोली। जो भी रेजिडुअल है वो सारा अदर्स में है। इन तीनों में जो फिट नहीं हो रहा वो यहां डाल दिया। तो पहला हमने कहा डिस्क्रिपेंसी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं या मिसिंग एविडेंसेस है। तीसरा प्रॉब्लमेटिक या अनयूजुअल रिलेशनशिप है ऑडिटर और मैनेजमेंट में। चौथा अदर्स। ठीक है बच्चों जब आप बुक में रीड करेंगे तो इनके ऊपर और भी एग्जांपल्स है, सो प्लीज आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है।